तब हम सब ने सोचा कि आप नकली थे। क्याउडू ने इसे छुपाने के लिए अजीब तरह से खांसने का नाटक किया। छुपी हुई दिव्य शक्ति ने सब कुछ कह दिया। अंततः काओ शियाओ और छेंग फू अलग हो गए। अब क्या करें, हमने उनसे संपर्क खो दिया। उन बदबूदार औरतों ने नहीं देखा कि पीछे लोग हैं या नहीं। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज आई, साथी यात्री, क्या मैं इंसान जैसा दिखता हूं या भगवान जैसा? यह एक दुर्लभ स्तर 29 का जंगली बेजर है। इसकी कला मोहकता है। काओ झाओ ने मुड़कर देखा, घबराया और घास के हवा वाले बेजर को परेशान कर दिया। आप इंसान या भूत नहीं लगते, आप वेश्या जैसे लगते हैं। यह सुनकर वह गुस्से में आ गया और हमला कर दिया। यह जानवर इतना क्रूर कैसे हो सकता है? डंजन प्रॉम्प्ट से बात मत करो, बकवास मत करो। काओ झाओ गुस्से में आगे बढ़ा। मैं सीधा साधा और सम्माननीय हूं, एक आदमी। मुझे तुम जैसे जानवर से डर क्यों लगे? बेजर मुस्कुराया। फिर साफ और कुशल तरीके से उसने हमले का सामना करने की तैयारी की। हमले में उसके पंजे ने काओ झाओ के पेट को छुआ, जिससे काओ झाओ को गंभीर चोटें आईं। यह देख चांगफू ने फौरन तलवार खींच ली, पर इसे काटा गया। फिर इसने भयंकर दुर्गंध छोड़ी। कोई इसे सूंघ नहीं सकता था। ओह, यह बदबूदार है, यह जहरीला भी है। काउडू ने लड़ाई की आवाज सुनी। उसके हाथ नरम थे। त्यांसू ने तलवारबाजों की आवाजें सुनी। मुड़कर देखा तो उसे यकीन हुआ कि वे पीछा नहीं कर रहे थे, उन्हें कुछ मिला होगा। काउडो ने समझदारी से सबको सही जगह पहुंचाया। इस बीच काओ झाओ मदद के लिए चिल्ला रहा था। मुश्किल से जीवित काउडू ने तुरंत बेजर को पहचाना। वही परिचित सवाल था। घूमकर उसने खुरदरी आवाज में कहा, साथी यात्री, क्या मैं इंसान जैसा दिखता हूं या भगवान? क्याओ दो सिस्टम की चेतावनी भूल गया। हाथ बांधे उसने अधीरता से कहा, तुम एक कमजोर राक्षस जैसे दिखते हो। लाल आंखें, सफेद बाल, 5 फीट लंबा। नेवला यह सुनकर रुका, निर्णय टालते हुए। 5 फीट, लाल आंखें, सफेद बाल, कमजोर राक्षस, यह सोचकर वह फिर दौड़ पड़ा। त्यांशु ने चिंतित होकर कहा, ध्यान रखना, इसने दोनों तलवारबाजों को हराया। इसकी ताकत काफी है। तांग लैन लकड़ी के जादूगर समर्थन कर रहे थे, बेलों से बांधने की कोशिश में, लेकिन बेलें कट गईं। नेवले ने मौका लिया और हमला किया, जिससे चियार यू के 359 स्वास्थ्य अंक घटे और चेहरे पर चोट लगी। कैरो यू को मजबूती से खड़ा देखकर नेवला चौंका। यह कैसे संभव? कैरो यू हंसा। एक छोटा लड़का जो नहीं खाता। फिर एक पवित्र प्रहार किया। नेवले ने 1042 स्वास्थ्य अंक गंवाए। 2 सबसे मजबूत लड़कियां खड़ी थीं, उनके चेहरों पर सदमे की सफेदी थी। अवाक, छिओ, क्या वह सच में इतना सहनशील है? काओ शियाओ और चेंगफू धीरे धीरे उभरते हुए उसे देखा। असंभव, उसकी कम शक्ति में इतनी ताकत कैसे? क्या वह नेक्रोमेंसर नहीं है? उस बच्चे को इतनी उत्तेजना क्यों है? क्या यह उसके सुंदर चेहरे की वजह से है? धमाके के बाद नेवला क्याओ यू के पैरों के पास गिरा। उसके सिर पर कदम रखते हुए उसने आह भरी। यह कालकोठरी सच में अजीब चीजों से भरी है। उसकी टीम के साथी की नजर में इस समय कालकोठरी अजीब नहीं थी। क्यूओयू वही व्यक्ति था। क्या वह किसी चीज के वश में हो सकता है? काओ झाओ सोचने लगे। उस समय उन्होंने पहले ही उन लोगों को हटा दिया था जो नेक्रोमेंसी का उपयोग कर सकते थे, बिना कुछ कहे। शायद वही असली काओ था। बाकी लोग भी उलझन में थे। यह सुनकर कैरोयू को नहीं पता था कि वे उस पर शक कर रहे थे, इसलिए वह खुशी से बाहर भाग गया। ठीक है, सब ठीक है। काओ झाओ ने चिंतित होकर उसे रोका। रुको, पास मत आओ। कैरोयू को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अभी भी मासूमियत से पूछ रहे हो? काओ झाओ ने अचानक तलवार उसकी ओर तान दी। तुम राक्षस हो, है ना? अगर नहीं, तो आप एक निम्न स्तर के नेक्रोमेंसर 20 से अधिक स्तर के राक्षसों को नंगे हाथों से कैसे हरा सकते हैं? नंगे हाथ? क्याओ यू ने सरलता और बेबसी से कहा। आपका मतलब कौन सा राक्षस आपको बचाने आया? काओ झाओ ने पूछा। कौन जानता है, क्या आप जानबूझकर हमारे सामने अभिनय कर रहे हैं? दुश्मन आत्मा मार्शल दुनिया सच में अजीब है। अगर आप राक्षस नहीं हैं तो इसे साबित करें, अन्यथा हमारी पार्टी छोड़ दें। त्यांसु को अभी भी यकीन था कि यह नामुमकिन है। कायरो यू हमारे साथ था, वह राक्षस कैसे हो सकता है? मी युआन भी सहमत है। मुझे नहीं लगता कि वह अभिनय कर रहा है। चांग फू बेकार है। वह बस काओ शियाओ के साथ दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी करता है। फिर नेक्रोमेंसर के पास इतनी शक्ति क्यों है, यह समझाएं। काहिरो यू ने झट से एक वस्तु निकाली। देखो इसे। क्या राक्षसों के पास ऐसी चीजें होती हैं? तियांगसू ने खुशी से कहा। सही कहा, सिर्फ खिलाड़ियों के पास ही वस्तुएं होती हैं। राक्षस के पास यह कैसे हो सकता है? तो क्यों ओ असली होगा? काओ शियाओ आश्वस्त नहीं था, मुंह फुलाता रहा। कैरो को वस्तु का उपयोग करते देख वह चौंक गया। यह श्रेणी में है। वस्तु? काउंट झाओ और चेंग फू ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। यह बुरी साजिश जैसा लगता है। वे अचानक उत्साहित हो गए। यह गलतफहमी लगती है। चिंता न करें। क्यों ऑन? ओ एनी युआन, ओ नेक्रोमैंसर लगते हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि लोग आप पर शक करेंगे। काश आप अपनी पहचान साबित कर पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। काहिरा यू ने इस अजीब रवैये को देखा और सतर्क हो गया। उसे लगा कि इन दोनों का कोई छिपा मकसद है। उसके बाद सब लोग आगे बढ़े। सिर्फ काओ झाओ और चेंग फू पीछे रह गए। तुमने देखा है ना, उसके पास सामान है। हाँ देखा, उसके पास 2 A क्लास आइटम भी हैं। वह तो अभी शुरुआत कर रहा है। उसे A क्लास आइटम कैसे मिले? हाँ, उसके पास इतने A क्लास आइटम क्यों हैं?
मैंने सोचा भी नहीं था इस क्षण में प्रवेश करते हुए सच में ऐसी अच्छी किस्मत का सामना करना। वह तो अभी शुरुआत कर रहा है, क्या उसे आसानी से हमारे द्वारा नहीं पकड़ा जाना चाहिए? फिर उसका सामान, खैर बांटकर आधा खा लो। चेंग फू को थोड़ा असहज लगा, लेकिन उसने पीले नेवले को आसानी से मार दिया। तुम उसका सामना कैसे कर सकते हो? काओ झाओ ने जोर से कहा। हमें यांग ने ही झड़ दिया था और हम पहले से मध्य स्तर पर हैं। हम उसे क्यों नहीं हरा पाए? बस शुरुआत है। चर्चा के बाद उन्होंने बात जारी रखी, हमला सोचते हुए। क्या यूं? काओ झाओ ने कहा। मौके का इंतजार करो, मेरे आदेश मानो। आगे बढ़ते हुए टीम अचानक रुक गई। क्या हो रहा है? उधर देखो। उनके सामने कई खिलाड़ियों की परछाइयां हैं, अभी तक पार नहीं कर पाई हैं। मिवेई का चेहरा पीला पड़ गया। यह पहले से नहीं है। साइलेंट सोल इंस्टेंस को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे सफल नहीं हुए। मैंने नहीं सोचा था कि यह इतना भयानक होगा। टांगलैन ने सबको जल्दी बुला लिया। उसने एक वेदी देखी। स्टील पर कुछ शब्द खुदे थे। स्टील रीड पर प्राचीन अक्षर थे। केवल एक जीवित प्राणी का बलिदान करके ही हम इस खोज को पूरा कर सकते हैं। ऐसा होने पर झील के पार भटकती आत्माएं झील की दास बन जाती हैं। बलिदान हमेशा के लिए झील का दास बन जाएगा, यहीं रहेगा। बलिदान सुनकर पीछे के दो लोगों ने सोचा कि क्यूओ से निपटने और उसका उपकरण छीनने का यह अच्छा मौका है। वे तुरंत दौड़ पड़े। तियानशु चौंक गए। आप क्या चाहते हैं? बेशक यह कार्य पूरा करने के लिए है। तुरंत बाद उन्होंने कैरोयू को धक्का दिया। कैरोयू चौंक गया, बिल्कुल अप्रस्तुत। बस शाप दे सका। धत्तेरे की, मैंने तुम्हें बचाया था। काओ झाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय दोस्ती नहीं होती। बाहर कोई किसी को नहीं जानता। अपनी कमजोरी को दोष दो। यू को तुरंत पैटर्न वाले घेरे में ले जाया गया। काओ झाओ ने चेंग फू से कहा, जल्दी वेदी चालू करो। कहना आसान है, करना मुश्किल। चेंग फू उलझन में थे। इसे सक्रिय कैसे करें? मुझे पता है कैसे। काओ झाओ ने मेरी ओर मुड़कर पूछा, इसे कैसे सक्रिय करते हैं? मी वेई ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तलवार खींचते हुए। मैं क्यों बताऊं? आप अच्छे बीमार हैं, अपना ख्याल रखें। जल्दी ही काओ झाओ बोले। अगर बलिदान करना है तो सीधे क्योयू से निपटो। क्योयू खड़ा था, आंखें बंद कर गहरी सांस ली। प्रिंसिपल ने चेताया था, पर मुझे नहीं लगा था कि अंदर आते ही आप जैसे लोगों से मिलूंगा। चेंग फू ने घमंड से कहा, आप तो बस एक शुरुआती नेक्रोमैंसर हैं। मृतकों को बुलाने के अलावा और क्या कर सकते हो? मृतक? सिर्फ अपने शरीर से तुम दो मध्य स्तर के खिलाड़ियों को चुनौती देना चाहते हो? यह बस एक सपना है। तियानजू उन्हें चोट पहुंचाते नहीं देख सका। क्योयू चिंतित था। अब क्या करें? मी वेई ने दृढ़ता से कहा। उसने मुझे बचाया और मैं भी उसे बचाऊंगा। जैसे ही दोनों ने कैरोयू पर हमला किया, आपने दया नहीं दिखाई। उसके शरीर में शक्ति की आग जल उठी। जैसे ही वे क्याओयू की ओर बढ़े, उन्होंने अपने हथियारों की श्रृंखला से उन्हें रोका। शेंगफू ने माथे पर बल डालते हुए लड़के को दबाने के लिए पूरी ताकत लगाई। खुद को संभालो और समर्पण कर दो, तुम छोटे चालाक। सारा सामान दे दो। अगर तुम शांति से बाहर आओगे तो शायद तुम्हारी जान बच जाएगी। क्याओयू ने पलटवार किया, समझते हुए कि तुमने शुरू से ही उन वस्तुओं को निशाना बनाया था। फिर काओ झाओ ने पीछे से हमला किया। गिरते हुए स्प्रिट ड्रैगन स्लैश को सक्रिय किया। वार से पहले ही मीवेई के हमले ने उसे रोक दिया। इस पर काओ झाओ ने नाराजगी से भौहें चढ़ा लीं। मीवेई, तुम क्या कर रहे हो? क्यों दखल दे रहे हो? उसने मेरी मदद की। क्या इसमें कोई समस्या है? क्या तुम डंजन क्वेस्ट पूरा नहीं करना चाहते? उसे बलिदान कर दो और हम स्तर पार कर सकते हैं। मीवेई ने ठंडे स्वभाव से कहा, अगर ऐसे डंगोनन क्वेस्ट पूरा होता है तो न करना ही अच्छा है। और पत्थर पर सिर्फ एक जीवित प्राणी की बलि की बात है। यह नहीं कहता कि साथी की बलि देनी है। तुम भी जीवित हो, कितना घटिया। दूसरी ओर क्यूयू के हमले ने चेंगफू को गिरा दिया। काओ झाओ ने हैरानी में मुड़कर देखा। असंभव। चेंगफू भी चौंक गया। इस आदमी को क्या हुआ है? क्यूयू ने धमकी भरे लहजे में कहा। बलिदान उसका है। क्या मेरी राय पूछी? दोनों थोड़ा डरे, फिर भी खड़े रहे। वह तो बस शुरू करने वाला है। मेईवू, चेंगफेई, चलो मिलकर हमला करें। मी वेई ने गुस्से में रोका। तुम हिम्मत कैसे करते हो? क्यूयू और मैं, वेई ने साथ दिया। तुम बदतमीज लड़की, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। साथियों को अराजकता में देखकर टांगलैन स्टील की ओर बढ़ा और दबाया। फिर चक्र घूम गया। अचानक लड़ाई रुक गई। क्या हो रहा है? क्या हुआ? सिस्टम संदेश। वेदी सक्रिय हो गई है। फिर उनके सिर और शरीर में तेज दर्द हुआ। क्याओ यू वहां शांत खड़ा रहा, अप्रभावित। क्या वह मानसिक हमला था? सौभाग्य से मेरे पास सहपाठी का हार है, इसलिए मैं प्रभावित नहीं हुआ। काओ झाओ ने तांगलान को घूरा। ये तुम हो? तुम कैसी औरत हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तांगलान हंसी। कुछ नहीं, मैं बस कालकोठरी का कार्य पूरा करना चाहती हूं। दोनों चिल्ला रहे थे। गुस्से में उसने तांगलैन को पुकारा। फिर बेलग्रो को सक्रिय किया। दोनों को कसकर लपेट लिया, जिससे वे सांस नहीं ले सके। तांगलान कम बोलती थीं, पर इस बार सच में गुस्से में थीं। तुमने क्यों यूं पर हमला किया तो मैं क्यों नहीं? हालांकि यह लड़की मेरी मदद कर रही है। कायरो यू उलझन में था। उसे कैसे पता चला कि टैंगलैन को सक्रिय करें? पूरे रास्ते में कोई उपस्थिति नहीं थी। उसे कोई खतरा नहीं दिखा। उसने वेदी भी खोज ली। शायद उसे पहले से ही पता था
कि वेदी यहां है। कियाओ यू ने सोचा, क्या यह मुमकिन है कि वह पहले भी इस कालकोठरी में आ चुका है? तांगलान ने ठंडे स्वर में कहा, तो चलो हम सब साथ में नष्ट हो जाएं। दिव्य वृद्धि किले को घेरने लगी और धीरे धीरे क्यूओयू के चारों ओर भी लिपट गई, लेकिन उसने हमले से इसे तोड़कर भाग लिया। तांगलान चौंकी, यह कैसे हो सकता है? तुम वेदी से प्रभावित क्यों नहीं हुए? क्याओ यू आगे बढ़ा, हंसते हुए। हाँ, आपसे पूछना है, आपको कैसे पता चला इसे सक्रिय करना? मेरा अनुमान है जैसे ही आप इस कालकोठरी में आए, आपने हमें बलिदान करने का इरादा किया था, सही है ना? तांगलान ने बेलों को मजबूत किया, हल्के से हंसते हुए। एक गग लें, इसे कियो के चारों ओर लपेटने से रोकें। शेविंग विंड ब्लेड तकनीक से इन बेलों को नष्ट करो। लेकिन ये बेलें नहीं कटती, चाहे जितना प्रयास करो। ये हथियारों से भी बांधती हैं। तांगलान ने कुछ ट्रैक्स को देखकर तिरस्कार से हंसा। क्या सच में लगता है कि शुरुआती व्यक्ति अपने स्तर से ऊपर लड़ सकता है? तांगलान ने परजीवी लकड़ी की प्रजाति को सीधे क्यू यू की ओर सक्रिय किया। युवक चौंक गया। यह क्या है? यह उसके गले में परजीवी बन गया। तांगलान ने चेताया, कोई गड़बड़ मत करना, ईमानदारी से मेरा बलिदान बनो। अवसर देखते ही क्यूयू ने तुरंत पूर्वजों का निगलना सक्रिय किया, जिससे तांगलान की फुर्ती 50 तक घट गई। क्यूयू इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवा सकता। पूर्वज निगलने की अंगूठी की अवधि 10 सेकंड है, मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है। देखो एकइयो, तुम कैसे करते हो? जैसे ही अनुकूलन कॉलर सक्रिय होता है, कौशल शक्ति 30 बढ़ेगी। तांगलैन खड़े होकर हंसते हुए मेरी फुर्ती घटा रहे थे। यह कैसे हो सकता है? वह शुरुआती जिसके बारे में आपने बताया था। जैसे ही उसने कहा, कैरो यू की शक्ति बढ़ गई और उसकी मुस्कान गायब हो गई। अब मेरे प्रहार को सहन करो। और कायरो यू ने आगे बढ़कर जोरदार प्रहार किया। तांगलान ने चढ़ाते हुए कहा, तुम तो बस एक शुरुआत करने वाले हो। क्या आप मानते हैं कि आप प्रतिभाशाली हैं? उसने तुरंत कवच को सक्रिय किया, ढाल बनाकर काहिरोयू के हमले को रोकने के लिए, बावजूद इसके कि कवच था। लेकिन एक ताकतवर मुक्का फिर भी पार हो गया। क्यूईओ ने जोरदार हमला किया। 1314 स्वास्थ्य अंक घटाए। पीछे हटते हुए तांगलैन ने भौहें तरेरी। एक शुरुआती नेक्रोमेंसर, इतनी क्षति कैसे? उसने फिर से चार्ज किया, अपनी सुरक्षात्मक कवच को सक्रिय किया। इस बार काहिरोयू ने उसी तरह हमला किया। अब दया न दिखाते हुए उसने एक और प्रहार सीधे किया। कवच सहन नहीं कर सका। पहले दूसरों को चोट दी और अब शिकायत कर रहे हैं? क्या आप आदमी हैं? क्या आपको पता है कि महिलाओं की इज्जत और सुरक्षा का क्या मतलब होता है? क्यूओयू ने फिर भी मजबूती से जवाब दिया, तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अगर मैं तुम्हें खत्म नहीं करता तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं इतना सुंदर हूं, मैं बीमार कैसे हो सकता हूं? मीयुआन और तांगसू हक्का बक्का थे, हिम्मत करके मदद करने आए। जैसे ही वह खुश हो रहा था, पूर्वज निगलने वाली अंगूठी का असर खत्म हो गया। तांगलैन ने मौका देखकर भागने की कोशिश की। पूर्वज निगलने वाली अंगूठी का असर खत्म हो गया, लेकिन देखकर लगता है कि वह अब हमला नहीं कर सकती। तांगलैन गर्जी, उसका चेहरा हरा हो गया। तुम क्या यूं हो? मुझे याद है, मेरे पिता भी मुझे ऐसे नहीं मारते। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी समय टेलीपोर्टेशन सरणी सक्रिय हो गई और टांगलैन भेज दी गई। कायरो यू को अब भी भाग्यशाली लगा। अगर इस बार प्रिंसिपल के अनुकूलन कॉलर के लिए नहीं होता तो ताइशी प्रिंसिपल, मैं शायद ठीक हो जाता। युवक ने हान से भी पूछा। उसकी बहनों तियानसू और मेरे हालात, दोनों लड़कियां डरी हुई थीं। डंडा, काहिरो के पास मत आओ, आपको नहीं पता था कि क्या कहना है। उसने बस 2 बहनों को समझाया, मैंने महिलाओं को नहीं मारा। फिर वे केंद्रीय चक्र की ओर बढ़े ताकि काओ झाओ और चेंग फू की स्थिति देख सकें। इस समय कुछ नहीं बचा था। देखकर लगा कि उन्हें वेदी पर बलिदान कर दिया गया। क्याओ यू ने अपने बुलाए हथियार की शक्ति फिर से सक्रिय की, जिससे मेवान भ्रमित हुआ। आप क्या करेंगे? क्याओ यू केंद्र की ओर बढ़े। यह वेदी है, इसे यहां नहीं होना चाहिए। 2 बहनें वहां खड़ी क्याओ यू को देख रही थीं। उन्होंने तलवार नीचे की ओर घुमा दी। सिस्टम प्रो, बधाई हो, क्याओ यू ने वेदी की जीवन ऊर्जा सफलतापूर्वक ले ली है। 20 मुफ्त विशेषता अंक जोड़े गए और 1200 अतिरिक्त अनुभव अंक। बधाई हो, कायो यू ने सफलतापूर्वक अनुभव स्तर बढ़ाया। 900 1400 इनाम। 10 मुफ्त विशेषता अंक। कायो, तुम आह भरते हो, बस बची हुई ऊर्जा। इसने सच में मुझे स्तर बढ़ाया और कई मुफ्त विशेषता अंक दिए। कोई आश्चर्य नहीं कि तांगलान दूसरों का बलिदान करेगा। कायरो यू ने अजूर ड्रैगन सील में प्रवेश करती शक्ति को याद किया। चंद्र ब्लेड क्या था? तियानशु झिझकते हुए कायरो यू के पास आए। आह, बचाने के लिए शुक्रिया, अन्यथा हम भी वेदी के बलिदान बन सकते थे। हमने कालकोठरी छोड़ने का निर्णय लिया। काहिरो यू मुस्कुराए, आंखें बंद की। आपका स्वागत है, जो नहीं जानते कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं। फिर वे दुश्मन आत्मा के पास पहुंचे। पानी साफ और चमकदार था। तो यह दुश्मन आत्मा झील है। ऑनलाइन गेम में खिलाड़ियों की आत्माएं यहां मुक्त हुईं। वेदी के नष्ट होने के बाद कियाओ यू ने अपने कपड़े उतार दिए, जिससे दोनों लड़कियां चौंक गईं। मी वेई ने घबराकर तलवार खींच ली। तुम क्या कर रहे हो? कियाओ यू को समझ आया कि दोनों लड़कियों ने उसे गलत समझ लिया है। मैं शापित हूं, इसीलिए मैं शत्रु आत्मा लिच के पास खुद को शुद्ध करने आया हूं। शापित? क्या आप मुझ पर यकीन नहीं करते? मी वेई शर्मा गईं, थोड़ी शर्मिंदा दिख रही थीं। तो ऐसा है, मैंने सोचा कि आप पागल हो रहे थे।
समय बर्बाद किए बिना युवा ने छलांग लगा दी। तियानशु भी मौका नहीं चूकना चाहते थे। चलो नीचे जाकर थोड़ी देर खेलते हैं इस भयानक जगह में। हमारे ऊपर कुछ श्राप हैं जो किसी अज्ञात स्रोत से हैं। किसी अज्ञात स्रोत से पानी में कूदने पर कियाओ यूं का श्राप गायब हो गया और उसकी मजबूत काया बहाल हो गई। यह सच में ऐसा ही था। श्राप धीरे धीरे हट रहे हैं, पर तांग लैन ने लकड़ी लगाई है, इसलिए हटा नहीं सकता। ठीक है, जब समय आएगा तब देखेंगे। हम एक बार में एक कदम ही उठा सकते हैं। दोनों लड़कियों ने भी कपड़े उतारे और पानी में नहाने चली गईं। ये कालकोठरी अजीब थी। शुक्र है वहां काओ यू था। मी वेई ने अचानक कहा, यह लड़का भी अच्छा नहीं है। तभी क्याओ यू वापस तैर कर आया, अचानक प्रकट होकर, जिससे दोनों लड़कियां हल्के से चिल्लाईं। मैंने कहा था कि वह अच्छा आदमी नहीं है। क्याओ यू को तुरंत एक चकोतरा मिला। यह बुरा है कि तुम इस सांड के पास तैर कर आए। शर्मिंदगी के बाद सब किनारे आकर कपड़े पहनने लगे। तियानजू ने कियो से कहा, तुमने मुझे प्रभावित किया, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अचानक सिस्टम संदेश, दुश्मन आत्मा कालकोठरी साफ नहीं हुई, अब बाहर निकल रहे हैं, पुरस्कार छोड़ देंगे। क्या सच में छोड़ना चाहते हैं? यह सुनकर क्यूओ ने सोचा कि यह कालकोठरी अजीब है और मैं इसे अभी नहीं खोज सकता, मैं इसे बाद में देख लूंगा। कालकोठरी छोड़कर वह प्रधानाचार्य से मिला। प्रधानाचार्य हैरान और उत्साहित थे। वह खड़े हो गए। तुम अब भी जीवित हो बच्चे? तुम वापस कैसे आए? शिक्षक। अब प्रधानाचार्य का नजरिया पूरी तरह बदल गया था। यह बच्चा वाकई असाधारण है। एक जूनियर नेक्रोमेंसर सच में खतरनाक कालकोठरी से बच सकता है। काम खत्म हुआ। प्रधानाचार्य ने तुरंत सुरक्षित वापसी मांगी। क्या मेरी सारी चीजें सुरक्षित हैं? प्रधानाचार्य के हार की वजह से मैं दुश्मन आत्मा से बच सका। तुम उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। प्रधानाचार्य को भी उसे खींचना पड़ा। तुम छोटे बदमाश, तुम मेरी चीजों पर नजर डालने की हिम्मत करते हो। अब भूल जाओ, अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं हार दे दूंगा। काहिरो डो। अमरूद खाने के बाद उसने सिर खुजलाया और उलझन में दिखा। प्रिंसिपल के सिर पर। प्रिंसिपल, आपकी हार पर 5 क्या है? एरेंग के ऊपर का यह उपकरण वृद्ध पत्थर से बढ़ाया जा सकता है। यह उपकरण को बहुत मजबूत करेगा। क्योड़ो हैरान था, लेकिन अज्योर ड्रैगन के आने पर उसे अप्रत्याशित भी लगा। चंद्र पीने वाली तलवार को बढ़ाने का तरीका प्रिंसिपल के कहे से अलग है। आप पर दुर्भाग्य का श्राप कैसा है? शिक्षक, चिंता न करें, यह हटा दिया गया है। यह अच्छा है। ठीक है, अगर कुछ नहीं कहना तो जल्दी लौटो, फिर से परेशान मत करना। जैसे ही युवा बाहर आया, कोई इंतजार कर रहा था। एक सुनहरे बालों वाला लड़का उसे नमस्ते कह रहा था। वह क्याओ डास जूनियर था। युवा उलझन में था। वह नहीं समझ पाया कि यह व्यक्ति उसे कैसे जानता था। उसने अपना नाम लोंगक्वियांग बताया, जो तुचेंग से था। मैंने तुचेंग की चयन परीक्षा दी थी। फिर कियाओ को अचानक समझ आया, तो यह वरिष्ठ भाई लोंगकियांग थे। इस परीक्षा में इस व्यक्ति ने योद्धा श्रेणी में सबसे ज्यादा अंक पाए थे। काओडू ने टीवी पर लोंगचियांग को पहले देखा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्याओडू से बात करने के लिए इतना उत्साहित क्यों था। हम सभी तुचेंग से हैं। कोई परेशानी हो तो मुझसे बेझिझक कहना। मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? क्याओ को लगा कि यह भाई बहुत उत्साही था। फिर भी कियो डो भोला था और सब कुछ वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा। जाने के बाद लोंगकियांग ने रात में अपनी कपटी नियति का खुलासा किया। जैसे ही वह लेटा, कियो डो ने फिर से दिवा स्वप्न देखना शुरू किया। श्राप हट गया है। वुडटाई के बारे में इसे अभी छोड़ देता हूं। पहले मुझे अपनी शक्ति जल्द से जल्द बढ़ानी होगी। कैरोडू की जानकारी अपडेट हो रही है। वर्तमान में स्तर 14 पर है। शुरुआती शक्ति 360, अराजकता शक्ति 46 पाइरन 304 दावजाय 130, अनुभव 900 किंग फिदान वॉल 400। उपकरणों में क्रैंक बोन किंग रिंग, क्रैंक लाइट ऑगमेंटेड नकल डस्टर्स, ड्रैंक एज्योर ड्रैगन मून ड्रिंकिंग ब्लेड, रैंक क्यूजो आर्मर ए रैंक शामिल हैं। परीक्षण पूर्वज अंगूठी ए रैंक। आज काहिरोदा का नामांकन का दूसरा दिन है। पहुंचते ही शिक्षक झांग ने उन्हें रोका और पूछा। उन्होंने पूछा, कायरो, नेक्रोमैंसर होते हुए तुमने शारीरिक साधना क्यों चुनी? काओ ने मुट्ठियां भींचकर कहा, शिक्षक, मैं बैठे बत्तख की तरह नहीं रह सकता। जादूगर बनना अच्छा पेशा नहीं। बिना ताकतवर शरीर के मैं खुद की रक्षा नहीं कर सकता। काहिरो, विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से एक दिशा पर केंद्रित है। आपकी फाइलों में लिखा है कि आप स्वाभाविक रूप से मजबूत हैं, लेकिन आप नेक्रोमैंसर हैं। शारीरिक साधना में सफल होना मुश्किल है। युवा अपने निर्णय में दृढ़ रहा, डगमगाया नहीं। शिक्षक, मैं शारीरिक संवर्धन प्रमुख चुनना चाहता हूं, उसने कहा, लेकिन दिल में डर था। अगर शिक्षक को पता चला कि मेरे जैसे नेक्रोमैंसर को हड्डी भी सहन नहीं होती, तो मैं पाठ्यक्रम में असफल हो सकता हूं। शिक्षक झांग बोले, ये बेतुका है। ये आपके छात्र कार्ड हैं, इन्हें संभाल कर रखें। यांग जोंग उलझन में था। उसे कार्ड का उपयोग समझ नहीं आया। शिक्षक झांग ने समझाया, क्योटो विश्वविद्यालय में क्रेडिट प्रणाली है। इस कार्ड में 10 बुनियादी क्रेडिट हैं। क्योटो विश्वविद्यालय में भोजन, उपकरण, कौशल और वस्तुओं का लेन देन क्रेडिट से होता है। माफी ने गर्व से पूछा, शिक्षक,
एक क्रेडिट के कितने पैसे मिल सकते हैं? क्या मैं पहले 100 क्रेडिट्स का आदान प्रदान कर सकता हूं? अपनी घमंड को संतुष्ट करना, ऐसा होने पर माफी भी बलिदान होगी। आप क्या सोच रहे हैं? उन्हें केवल स्कूल के कार्यों को स्वीकार करके या प्रशिक्षक के मूल्यांकन को पूरा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। युवक ने चुपचाप मोड़ बदला और तेजी से सख्त गोंद छिड़कने लगा। तो आपके वित्तीय संसाधन पूरी तरह बेकार नहीं? मैदान के बीच एक शिक्षक जोर से चिल्ला रहे थे, सभी छात्रों को बुला रहे थे। दूसरे वर्ष के शारीरिक साधना योद्धा जल्दी बाहर आए। दूर से शिक्षक नेक्रोमेंसी परीक्षा तलवारबाजी विभाग के कयाओ डो को देख रहे थे, ध्यान से एक भी पल नहीं चूकते हुए। काओ डो चौंक गया। उसे लगा जैसे कुछ अद्भुत महसूस हुआ। क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अशुद्ध मुझे देख रहा है? कक्षा के बाद 2 शारीरिक साधना के छात्र मिले। शिक्षक ने कहा, मेरा नाम वान ली है। मैं स्तर 35 का वरिष्ठ शारीरिक साधना अभ्यासी हूं। मेरी कक्षा में कचरा नहीं चलेगा। मैं जल्द ही दबाव छोड़ूंगा। मैं स्थिर खड़ा रहूंगा। जो कोई भी 5 मिनट दबाव सह सके और खड़ा रह सके, वह मेरी कक्षा में प्रवेश के लिए योग्य होगा। एक युवा ने आपत्ति की, शिक्षक, अगर हम 5 मिनट खड़े नहीं रह सके तो मैं व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण कक्ष में जाऊंगा और आपकी कक्षाएं स्थानांतरित करने में मदद करूंगा। शिक्षक वान लिहाओ बहुत निर्णायक और दृढ़ता से बोले। दबाव फैलने लगा। छात्र दबाव से पहले ही अभिभूत हो गए थे। बहुत भारी दबाव है, हम इसे 5 मिनट कैसे सह सकते हैं? एक और युवा ने सबको हिम्मत दी। चिंता मत करो सब लोग, शिक्षक वरिष्ठ हैं लेकिन स्थिर हैं। चलो मिलकर काम करते हैं, शायद जीतने का मौका मिल जाए। वान लिहाओ ने रुचि दिखाई। बहुत साहसी। लिनी का सामना करने और खड़े होने का साहस सच में एक होनहार प्रतिभा है। लड़का आगे आया और बोला, मेरा नाम लिन लैंग है। सभी लोग जमा हुए। चलो योजना पर बात करें। मुझे यकीन है कोई पीछे नहीं रहना चाहता। हम सीधे शिक्षक का सामना नहीं कर सकते। क्यों ना हम 2 समूहों में बंट जाएं और शिक्षक वान ली का विरोध करें और 5 मिनट तक टिकें? अगर सभी सहमत हैं तो चलिए टीमों में बंटते हैं। हमें ताकत संतुलित करनी होगी, यही सफलता का तरीका है। अन्य छात्रों ने भी सहमति दी। फिर सभी ने चारों ओर देखा और अपनी टीम चुनी। जब लगभग सभी ने अपनी टीम चुन ली थी तो लिन लांग कायोडो के पास गए और यूरी कायोडो का सुझाव दिया। ठीक है, क्या आप हमारी टीम में शामिल होना चाहेंगे? कैरोडू को कोई फर्क नहीं पड़ा। लिन लैंग ने उत्सुकता से कैरोडू से पूछा, क्या मैं आपका स्तर जान सकता हूं? आप शारीरिक साधना क्यों करना चाहते हैं? आपका शरीर तो कमजोर है। काओडू ने दृढ़ता से कहा। शारीरिक साधना? नहीं, मैं नेक्रोमेंसर हूं। लिन लांग। इस प्रशंसक ने जो कठोरता से छिड़का था, उसे लगा कि वह बेहोश हो जाएगा। लिन लांग ने आश्चर्य से फिर पुष्टि की, क्या तुम नेक्रोमेंसर हो? हां, स्तर 14 नेक्रोमेंसर। लिन लैंग ठंडे पसीने में था। यह आदमी शारीरिक साधना करने वाला नहीं, वह नेक्रोमेंसर है। बाकी लोग एक तरफ खड़े थे, काहिरो को गुप्त रूप से हंसते और जांचती नजरों से देखते। लिन लैंग ने निराशा में चेहरा ढकते हुए आह भरी, हे भगवान, काहिरोडू, इस बार तुमने मुझे सच में मुश्किल में डाल दिया। काहिरोडू ने आत्मविश्वास से कहा, डरने की क्या बात है, मैं बहुत ताकतवर हूं। कई शारीरिक साधना करने वालों से अधिक ताकतवर। इस कदम के बाद लोग फुसफुसाए, इशारा किया और हंसे। बस एक मामूली नेक्रोमेंसर। इस बार लिन युव मुश्किल में पड़ेंगे। सच में अब तक काहिरोडू ने कभी शेखी नहीं बघारी। यह पहली बार है जब आपने सच कहने की हिम्मत की है। पर किसी ने यकीन नहीं किया। वे हंस दिए। सच बोलना सचमुच कठिन है। लिन लांग को और विकल्प सोचने पड़े। यह योजना निराशाजनक है। क्यों यूं? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें समय देने की कोशिश करूंगा। मृतकों को बुलाओ। कियाओ यू चौंक गए, ठंडे दिमाग से जवाब नहीं सोच पाए। वान लिहाओ बोले, समय खत्म। हमने दोपहर तैयारी की। प्रोफेसर वान, हम तैयार हैं। वान लिहाओ ने उत्सुकता से आगे बढ़कर शक्ति का आह्वान किया, बाघ की ताकत को बुलाया। दबाव कियाओ यू पर पड़ने वाला था। वह घबरा गए। पहला प्रहार उनके ऊपर ही था। लिन लांग ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना कियाओ यू के लिए हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही दूर फेंक दिए गए। हे भगवान, लिन लैंग की ताकत इतनी कमजोर नहीं कि वो गिर जाए। यह मूल्यांकन कठिन है। जब लिन लैंग भी सहन नहीं कर सका तो कायरो यू क्या करेगा? वान लिहाओ अब भी उत्सुक थे। नए छात्रों को और आघात सहने चाहिए ताकि वे बाद में गर्वित न हों। ठीक है, मुझे दोष मत देना। वान लिहाओ ने दबाव बढ़ाया। कायरो, अब तुम्हें इसका सामना करना होगा। एक साधारण हमला ही मुझे इतनी स्वास्थ्य हानि पहुंचा गया। क्या यह उच्च स्तर के शरीर साधक की ताकत है? कैरो यू को बिना नुकसान के थोड़ा स्वास्थ्य खोते देख वान लिहाओ हैरान था। यह कैसे हो सकता है? क्या यह बच्चा जादूगर नहीं है? वह मेरे हमले कैसे सह सकता है? वान ली अपनी प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित था। वह इसे यूं नहीं छोड़ सकता। मुझे रणनीति बदलनी होगी। अगर मैंने उसे यूं जाने दिया तो मेरा लक्ष्य अप्राप्य नहीं हो जाएगा। वान लिहाओ ने और जोरदार हमला किया। काहिरो यू उलझन में था। अब क्या? पूरी ताकत लगाओ। काहिरो यू ने तुरंत इसे रोक दिया। वर्तमान स्वास्थ्य 31 714 630। यह सब एक नाटक जैसा था।
सभी हैरान थे, क्या वह आदमी नेक्रोमैंसर नहीं है? वह कैसे सह गया? प्रोफेसर वान के 2 हमले थे जिन्हें लिन लैंग भी नहीं सह सका, फिर भी कायरो यू सह गया। कायरो यू के साथ क्या हो रहा है? वह अब भी पूरी कोशिश कर रहा था हमले को सहने के लिए, और थोड़ा चक्कर भी आ रहा था। वह बहुत निर्दयी है। प्रोफेसर वांग उसे उदाहरण बनाना चाहते हैं। कैरो यू ने पूरी ताकत लगाने का सोचा। वह उठा और सीधे प्रोफेसर को देखा। प्रोफेसर वांग को चुनौती दी। प्रोफेसर, क्या आपने खाना नहीं खाया? लिन लैंग ने डरते हुए कियाओ यू की ओर देखा। तुम पागल हो? प्रोफेसर वान को उकसाने से तुम्हें मार पड़ेगी। वान लिहाओ ने मन में हंसते हुए सोचा, यह लड़का साहसी है। मुझे एक जूनियर नेक्रोमैंसर ने नीचा दिखाया। यह कैसे हो सकता है? क्या इस बच्चे ने मेरे 2 हमले रोक लिए? यह क्या हो रहा है? फिर प्रोफेसर बोले, अच्छा लड़का, यूरी, बुरा नहीं। अगला राउंड, क्या तुम जारी रखोगे? अगर तुम कर सको तो अब से क्योटो यूनिवर्सिटी में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह कहते ही वान लिहाओ क्यू के सामने आया, अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए। काहिरो यू ने मुट्ठियां कसी और पूरी ताकत से भिड़ा। दोनों शक्तियां टकराईं। कियाओ यू बाहर उड़ा, मुंह से खून उगलते हुए। अन्य छात्र चौंक गए। यह मूल्यांकन बहुत खून खराबे वाला है। काहिरो यू को गिरा और लगभग निष्क्रिय देखकर प्रोफेसर ने अंततः रोक दिया। लिन लांग ने कायरो यू को चिकित्सा कक्ष ले जाने के लिए 2 और लोगों को बुलाया। तभी वान लिहाओ को एहसास हुआ, ओह भगवान, समझ गया। मैं एक छात्र से क्यों लड़ रहा हूं? वह स्थिर दिखता है लेकिन वास्तव में नहीं है। खून जमीन पर गिर रहा था। क्योड़ो जिद्दी खड़ा रहा। कांपते शरीर के बावजूद उसने धीरे से कहा, शिक्षक, मैं ठीक हूं। क्यू ओडा के स्वास्थ्य अंक सिर्फ 240 थे 46-30 में से। यह अविश्वसनीय सहनशक्ति थी। आश्चर्य की बात है, क्या वह सच में नेक्रोमैंसर था? कैरो डी अभी भी पहचान में संघर्ष कर रहा था। शिक्षक, सुना आपने? मैं ठीक हूं। यह कहकर युवक फिर बेहोश हो गया, लेकिन उसने एक उंगली उठाई। बेहोशी में देखा कि 2 शिक्षक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। वान लिहाओ, तुमने उसे इतनी जोर से क्यों मारा? आप शिक्षक हैं, फिर भी छात्र पर हमला किया। अच्छा किया। लाओ शेन, मुझे लगता है कि यह बच्चा आपकी कक्षा में रहना चाहता है। काहिरो डू ने आंखें खोलीं और खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। केवल शिक्षक वान लिहाओ उनके पास थे। आप जाग गए हैं, चिंता मत करो, मैंने कहा था। अगर आप उस घूंसे को सहन कर सकते हैं तो मैं, वान लिहाओ, आपकी रक्षा करूंगा। अब से मैं अपने शब्द पर कायम रहूंगा। प्रोफेसर शेन जियानशू, नेक्रोमैंसर प्रोफेसर, अचानक क्यों दखल दे रहे हैं? उसे आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं, अपने काम पर ध्यान दें। वान लिहाओ अब भी जोर दे रहा था, लेकिन वह मेरी सलाह से आगे बढ़ चुका है। अब वह शारीरिक साधना कक्षा में भी है। ये दोनों शिक्षक उसके लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। पहले शेन जियानशू ने कहा कि वह नेक्रोमैंसर है, मुझे परवाह नहीं कि उसका पेशा क्या है। हालांकि अपनी मजबूत काया के साथ वह शारीरिक साधक बनेगा। शेन जियानशू ने काहिरो डू से पूछा, तुम नेक्रोमैंसर क्यों नहीं हो? आप शारीरिक साधना की कक्षा में क्यों हैं? युवक चौंका, थोड़ा हैरान। मुझे लगता है कि शारीरिक साधना मेरे लिए सही है, क्योंकि मैं दिव्य शक्ति के साथ पैदा हुआ था। शेन जियानशू एक अच्छे उम्मीदवार को खोने के बारे में चिंतित और पागल हो गए। बकवास, यह तुम्हारे लिए सही है। फिर शिक्षक ने युद्ध में एक नेक्रोमैंसर को बुलाया। नेक्रोमैंसर होना इतना महान क्यों है? हजारों सैनिकों का नाश करना आसान है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। क्या यह शारीरिक साधना से ज्यादा फायदेमंद नहीं? आमने सामने की लड़ाई में आगे बढ़ना? वान लिहाओ ने उसे चुपचाप देखा, उसके चेहरे पर आकलन था। शेन जियानशू ने कहा, जब आप नेक्रोमैंसर बनेंगे, मैं आपको सब सिखाऊंगा, जिसमें नेक्रोमैंसर कौशल की सभी प्रकारें शामिल हैं। बाद में आप भी मेरी तरह होंगे। एक इशारे से आप शैडो ड्रैगन बन सकते हैं। यह सुनने में लुभावना था, लेकिन कियाओ डू अंदर से रोने जैसा महसूस कर रहे थे। केवल वही जानता था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति शून्य थी। वह एक कंकाल सैनिक भी नहीं बुला सकता था। वह इस लुभावने प्रस्ताव को मना ही कर सकता था। मुझे खेद है प्रोफेसर शेन, मैं अभी भी शारीरिक साधना कक्षा में रहना चाहता हूं। शेन जियानशू को इसे मानना पड़ा। ठीक है, समझ गया। ये कार्ड ले लो, आप मुझे फैकल्टी अपार्टमेंट में मिल सकते हैं। अगर आप मन बदलें तो मुझे कभी भी ढूंढ सकते हैं। जैसे ही प्रोफेसर शेन गए, कियाओ डू को पछतावा हुआ। नेक्रोमैंसी सच में बहुत शक्तिशाली है। क्या अफसोस है, वान लिहाओ ने गर्व से कहा। तुम्हारी चोटें लगभग ठीक हैं। कल शारीरिक प्रशिक्षण कक्षा 2 में मिलना। यह आपको एक बहुत अच्छी जगह पर ले जाएगा। शारीरिक साधना कक्षा 2 के दूसरे दिन पूरी कक्षा को सीधे एक मुड़े हुए काल कोठरी में ले जाया गया। यह एक विशाल जंगल था। आज की कक्षा का कार्य सूर्यास्त तक अंधेरे जंगल में ध्यान करना है। कई छात्र हैरान थे, बस बैठने में क्या कठिनाई है। स्तर 1 दिखाने के लिए लिहा ने पास में एक पत्थर फेंका। जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। यह वायु तत्व था। क्या वे सच में चाहते हैं कि हम इस डरावनी जगह पर पूरा दिन रहें? शिक्षक, वह कैसे गायब हुआ? सच में वह जरूर गायब हुआ होगा। वान लिहा आत्मविश्वास से भरा था। मैं यकीन दिला सकता हूं, मेरे यहां होने से कोई भी नहीं, लेकिन यह कठिन होगा। कुछ छात्रों ने सवाल उठाए। इस कठिन प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? बुजुर्ग सज्जन बोले, पहला, यह आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करेगा। दूसरा, अंदर जाने के बाद जानेंगे। लिन लांग सबसे पहले अंदर दौड़ा। वह तुरंत हवा की धारों से घिर गया। अंदर जाते ही उस युवा ने कोशिश की,
शांत रहो और चुपचाप बैठो। ध्यान से देखने के बाद वान लिहाओ ने कहा, इस बच्चे में सच में धैर्य और साहस है। यह अच्छा बच्चा है। मैं सोचता हूं वह कितनी देर टिकेगा। लगता है उसने डार्क फॉरेस्ट के चमत्कार समझ लिए हैं। बाकी बच्चों को भी अंदर जाने दो। आपकी रक्षा 100 से कम नहीं होनी चाहिए, है ना? कैरोडू ने पूछा। शिक्षक वान ली, अगर यह 100 से कम हो तो क्या होगा? खैर, एक संभावना है कि आप मर सकते हैं, लेकिन आपको देखते हुए शायद आपकी रक्षा कम है। यह इतना कम नहीं है। यह 2 अंकों तक पहुंचता है। वान लिहाओ हैरान हुए। आपके पास बस आक्रमण शक्ति है, रक्षा नहीं। पहले आप सबके साथ कैसे लड़े? आप मेरे 3 घूंसे कैसे सहन कर पाए? कियाओजो ने शांति से कहा, मेरे स्वास्थ्य अंक साधारण लोगों से ज्यादा हैं। बस थोड़ा। कितना थोड़ा? लगभग 4,630 अंक। शिक्षक वान ली सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, फिर चौंक गए। सिर्फ 4? ये क्या है? नए खिलाड़ी के पास कितने होते हैं? 4,630 स्वास्थ्य अंक। क्या यह सच में नेक्रोमेंसर है? क्या वह इंसान के रूप में छिपा बॉस हो सकता है? समय मत गंवाओ। काहिरो तुरंत विंड ब्लेड में गया। इससे उसकी सेहत घटती रही, पर ज्यादा नहीं। युवक ने इस तंत्र को समझ लिया। तो यहां ऐसा ही है। रक्षा बढ़ सकती है। जैसे जैसे सेहत घटी, रक्षा बढ़ी। दूसरों के चेहरे भी तनावपूर्ण थे। क्यूडू ने सोचा, लगता है वे भी रक्षा बढ़ा रहे हैं। चलो जोखिम लें। कुछ देर बैठने के बाद भी वह सुरक्षित था। शिक्षक वानली हैरान थे। बच्चे की रक्षा कम है, फिर भी वह ठीक है। नहीं, मुझे देखना चाहिए। सभी छात्र ध्यान से देख रहे थे। ऊपर से एक मकड़ी ने हमला किया। शिक्षक वानली का काम छात्रों की रक्षा करना था। वह तुरंत बाहर दौड़े। धिक्कार है, जानवर, हट जाओ। यह एक सामान्य डार्क टाइप राक्षस था। स्तर 33, स्वास्थ्य 50,500, हमला 396, रक्षा 288, फुर्ती 342। यह डार्क जंगल में रहता है और इसे मानव रक्त चूसना पसंद है। कायरो ने ऊपर देखा और गुस्से में कहा, धत्तेरे की, क्या यह सच में साधारण राक्षस है? इससे पहले कि वह छात्र पर हमला करता, शिक्षक वॉनली ने उसे रोक दिया। पूरी ताकत से उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा। कायरो बैठा था लेकिन ध्यान दे रहा था। तो यही है शारीरिक साधना की असली ताकत। शिक्षक बीजिंग यूनिवर्सिटी। उस दिन वॉनली ने मुझ पर दया दिखाई। राक्षस को खत्म करने के बाद वॉनली हाउ ने छात्रों को सांत्वना देने के लिए उनकी ओर रुख किया। ठीक है, बस अपने प्रशिक्षण पर ध्यान दें। भले ही अंत तक न पहुंचें, छोड़ने का सोचना भी मत। क्योडो ने सिर हिलाया, राहत महसूस की। यह सच में शीर्ष अकादमी का संसाधन है। अगर शिक्षक वॉनली नहीं होते तो हम सी क्लास डंगो नन में शांति से कैसे प्रशिक्षण कर सकते थे? 2 घंटे अनजाने में बीत गए। कई छात्र इसे सहन नहीं कर सके और हार मान ली। काहिरो अभी भी कोशिश कर रहा है जबकि स्वास्थ्य गिर रहा है। मेरी रक्षा कमजोर है। मुझे डर है कि मैं यहां ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा। लकड़ी का जादू अनजाने में उसकी गर्दन से सक्रिय हुआ। यह तुरंत रामबाण जैसा था। काहिरो यू, यही लकड़ी का बीज तांगलान ने लगाया था जो जंगल की ऊर्जा ले रहा है। क्यूओयू ने राहत की सांस ली और मुस्कुराया। शुक्र है वह लकड़ी का बीज है। अगर उस लकड़ी के बीज के बिना होता तो मैं इस अंधेरे जंगल में खो सकता था। तांग लिंग इसे महसूस करती रहती है। उचू कियाओ यूं, अगर तुम मेरे बीज से प्रभावित हो तो तुम कहां हो? नहीं पता। रुको, कुछ छात्र अब भी डटे हैं, बाकी बाहर से देख रहे हैं। वे सच में अद्भुत हैं। एक दिन की विंड ब्लेड सह सकते हैं। खासकर कैरो यू। सुना है कि उसका पेशा ब्लड पेपर नेक्रोमेंसर है। कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी देर टिकेगा। वान लीहे संतुष्ट थे। ये बच्चे सच में अद्भुत हैं। मुझे नहीं लगा था कि यह बच्चा अब तक टिकेगा। उसने यह कैसे किया? मुझे लगता है कि यह लगभग खत्म हो गया है। लिन लैंग की प्रतिभा, लेकिन वह कैरो यू से ज्यादा ताकतवर नहीं लगता। उस बच्चे ने प्रतियोगिता छोड़ दी। अब सिर्फ कियो यू और लिन लैंग बचे हैं। लिन लैंग ने कियो यू को सवालिया नजरों से देखा। क्या मेरा नेक्रोमेंसर भी उससे कमजोर है? पूरी कक्षा क्यों मानती है कि कायरो यूए सच में अंत तक टिके रहेंगे? आपको क्या लगता है कौन पहले रुकेगा? मुझे लगता है कि कायरो यू होगा। वह सच्चा साधक नहीं है, जबकि लिन लैंग की ताकत सबको पता है। लेकिन हर कोई कायरो यू को देख रहा है, जो थका हुआ नहीं दिख रहा बल्कि आराम से दिख रहा है। कुछ मिनट बाद लिन लैंग अब सहन नहीं कर सका और उसकी सीमा तक पहुंच गया। लिन लैंग वॉन लिहाओ की नजरों में शर्मिंदा महसूस कर रहा था। लिहाओ, मैंने नहीं सोचा था कि तुम पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुके हो। बाहर जाओ। लिन लांग के बाहर जाते ही कक्षा में फिर से हलचल मच गई। क्या लिन लैंग कैसे उठ गया? क्या यह सच में असंभव है? कायरो के लिए शिक्षक वाण अब भी उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। काहिरो, तुम्हारी सीमा देखनी है। आकाश अंधेरा हो गया। काहिरो, तुम शांत बैठे रहे, बिना हिले। हे भगवान, काहिरो, तुम अब भी धैर्यवान हो। शिक्षक खुश और आशान्वित हो गए। शाबाश बच्चे, लेकिन अब अंधेरा हो गया है। मैं प्रतियोगिता खत्म करता हूं। काहिरो, तुम जा सकते हो। सूरज ढल चुका है। अंधेरा जंगल इंतजार नहीं करेगा। यहां अंधेरा होते ही हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते। काहिरो यू आत्मविश्वास से खड़े थे, अब भी उत्साहित। अंदर
यह काला जंगल सच में दुर्जेय है। एक दिन बाद रक्षा 23 अंकों तक पहुंची, 17 अंकों की वृद्धि। दूसरों के आश्चर्य के लिए, अगर अंधेरा न होता तो कायो आप शायद और लंबे समय तक सहन कर पाते। कायो यू की सीमा सच में कहां तक है? ठीक है, कक्षा खत्म, आराम करें, कल फिर मिलते हैं। कुछ दिनों बाद, कायो, तुमने सुधार किया है, शुक्र है, कुछ देखने को मिलेगा। इन दिनों में उसकी रक्षा काफी सुधरी है। कल उसने प्रशिक्षण जारी रखने का निर्णय लिया। अचानक यांग जियोंग का दोस्त दौड़ता हुआ बुलाने आया। कायरो, तुम चलो बनाते हैं। गिल्ड्स के फायदे होते हैं, जैसे विशेष काल कोठरी, यह गिल्ड युद्ध। इसके अलावा गिल्ड के सदस्य एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते, अन्यथा वे वांछित होंगे। चिंतित, काहिरो, तुम्हें भी यह विचार अच्छा लगा, इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर में तुम्हें शारीरिक प्रशिक्षण कक्षा में जाना है। दोस्त इसे जल्दी निपटाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पहले आवेदन देने का निर्णय लिया। काहिरो, जब वह खत्म हो जाएगा तो तुम आना। मा फेई ने गर्व से हाथ पकड़ा। गिल्ड की स्थापना में कोई समस्या नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे अध्यक्ष बनना है। यांग जियोंग ने देखा और कहा, हां, कृपया। ऐसा लगता है अध्यक्ष बनना शर्मनाक होगा। काहिरो यू की जानकारी अन्य विभागों में भी फैल गई है। प्रोफेसर वान, सुना है आपके वर्ग में एक शारीरिक प्रशिक्षण प्रतिभा उभरी है। एक प्रशिक्षण प्रतिभा? वान लिहाओ ने गर्व से सोचा। प्रतिभा? शायद, लेकिन वह बच्चा नेक्रोमैंसर है। कायरो यू अब भी क्लेविल उदाहरण में है। वह लगातार प्रशिक्षण कर रहा है और उसकी रक्षा 500 तक बढ़ गई है। इसका मतलब है कि वह सीमा तक पहुंच गया है। तभी सिस्टम ने एक बहुत सुंदर को बुलाया। वह यांत्रिक रानी है। क्या हो रहा है? रुको, वह यहां कैसे आई? तुम्हारे पास कुछ है जो ऊर्जा सोख सकता है। यह मुझे नया शरीर बनाने में मदद करेगा। युवा को उम्मीद नहीं थी कि इस लकड़ी का ऐसा असर होगा और यह यांत्रिक रानी को भी जगा सकती है। क्यों ने पूछा, रानी, आगे क्या योजना है? आपने कहा था कि आप मुझे अपने अंदर से बाहर की दुनिया दिखाएंगे। अब वादा निभाने का समय है। एक शक्तिशाली ऊर्जा सीधे चीओ यू में समा गई। यह यांत्रिक रानी की आत्मा लगती है। जब कायरो यू दर्द में थे, उन्होंने नियंत्रण ढीला कर दिया। पहले थोड़ा दर्द होगा, पर जल्द ठीक होगा। अब से मैं जान सकता हूं कि तुम क्या सुनते, सोचते और देखते हो। क्यूओयू को असहज महसूस हुआ। देखा जाना सच में अप्रिय है। अगर वह मेरे विचारों पर नजर रख सकती है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि भविष्य में मेरे पास उससे कोई रहस्य नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। क्याओ यूं इसे नियंत्रित नहीं कर सका, लेकिन तुरंत यांत्रिक रानी के स्नान के बारे में सोचने लगा। युवा लड़का उत्साह से लाल हो गया। यह देखकर रानी चौंक गई। आप क्या सोच रहे हैं? क्या यह ठीक रहेगा अगर मैं आपके विचारों की निगरानी रोक दूं? जांचे जाने का एहसास आखिरकार गायब हो गया। काहिरो स्थिति संभालने में शांत थे। उनकी रक्षा क्षमताएं अपनी सीमा पर थीं। अब युवा व्यक्ति यह देखने के लिए इधर उधर जाएगा कि वे क्या कर रहे हैं। पूरा समूह मेहनत से लड़ता दिख रहा था। हमने आपको नाराज क्यों किया? उस समूह का नेता शी गिल्ड का उपाध्यक्ष बन गया है। वह उन्हें चुनौती देने गया ताकि गिल्ड अपग्रेड हो सके। सम्मान अंक जरूरी है। हर नए गिल्ड के पास 1000 सम्मान अंक होते हैं। शुरुआत में आप खुद को दोषी मान सकते हैं कि आप कमजोर हैं। चिंता न करें, हम बस आपको हरा रहे हैं और अंक ले रहे हैं। सिर्फ सम्मान, हम किसी को नहीं मारेंगे। यांग जूंग को बहुत पछतावा और अपराध बोध हुआ। माफ करें, यह मेरी गलती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस गिल्ड का नाम क्या है। माफेई किलर, घबराओ मत। किसे लगा था कि गिल्ड बनाते ही दूसरी गिल्ड से लड़ना होगा? चिंता मत करो, मैंने झुका को बता दिया है, वह जल्द ही आएगा। धैर्य रखें, उसके आने का इंतजार करें। कुछ नहीं हुआ। मा फेई अपनी इच्छा नहीं बदल सका। मानता हूं कि कायरो यू मुझसे थोड़ा मजबूत है, लेकिन कोई फायदा नहीं। हम उन्हें हरा नहीं सकते। ये शब्द निकलते ही मा फेई ने उपाध्यक्ष पर हमला किया, लेकिन फेई का मजाक उड़ाया गया। क्या तुम मुक्का मार रहे हो? उसे पलटवार सहना पड़ा और वह असहज हो गया। आसपास के लोग घबरा गए। मा फेई डर रहा था। मा फेई की ओर बढ़ते हुए उपाध्यक्ष जिहुओ ने ताना मारा, आप ग्रिम रीपर गिल्ड के लीडर हो, तो तुम सबसे ताकतवर हो। शीहो के अधीनस्थ ने भी तिरस्कार से देखा। इस ताकत के साथ तुम गिल्ड बनाने की हिम्मत करते हो? यह मजाक है। उसी अहम पल में क्यों यू आया। यांग शियांग को उम्मीद की किरण नजर आई। क्यों यू युरे आखिरकार यहां पहुंचे? उपाध्यक्ष जिहुओ ने सिर घुमाया और मुस्कुराए। एक और विशेषज्ञ। ओह, क्या आप भी साधक हैं? क्यू ओ यू ने जवाब नहीं दिया, बस खतरनाक भाव दिखाया। अंदाजा लगाओ मैं कौन हूं। चालें चलना। कितना घमंडी। फिर दोनों ने लड़ाई शुरू की। चेहरे पर मुक्का लगने के बाद चियो यू ने कहा, क्या हुआ? क्या तुमने खाना नहीं खाया? क्या मैं आपके लिए ऑर्डर कर दूं? उपाध्यक्ष शिहुओ ने गुस्से से कहा, क्या आप मौत चाहते हैं? उसके शब्द तनावपूर्ण थे, लेकिन दिल चिंता से भरा था। मैंने 80% ताकत लगाई है। मैं उसकी रक्षा क्यों नहीं तोड़ पा रहा हूं? यह कैसे संभव है? फिर उसने 7 हत्या फिट का उपयोग किया, निरंतर हमला करने का प्रयास किया। आसपास के लोग घबराए हुए थे, लगातार चिल्ला रहे थे, डर रहे थे कि खइयो तुम डॉक नहीं कर सकते। जिहुओ के अधीनस्थ घमंडी थे। हाँ, वह बच्चा गया। उपाध्यक्ष की 7 हत्या की फिट
उसी स्तर के साधक भी नहीं सह सकते थे। ऐसा लगता था, लेकिन सच में नहीं। केवल उपाध्यक्ष शी हुआ को लगा कि यह हमला उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस व्यक्ति की रक्षा कितनी मजबूत है, यांग जियांग समझ सकते थे। कुछ हफ्तों में क्याओ यू बहुत मजबूत हो गया था। शी हुओ गिल्ड, जो पहले बहुत खुश था, अब हैरान था। यह कैसे हो सकता है? 7 हत्या मछली उस लड़के को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। उपाध्यक्ष नीचे लड़ रहे थे, जबकि शिए हुआ गिल्ड के अध्यक्ष शिए हुआ ऊपर बिना किसी नुकसान के लड़ाई देख रहे थे। कुछ देर लड़ने के बाद कियाओ यू ने आखिरकार अपनी चाल चली। क्या यह खत्म हुआ? अब मेरी बारी। इससे पहले कि कुछ बड़ा हो, जेहुओ गिल्ड के सदस्य चिल्लाने लगे थे। उपाध्यक्ष चिल्लाए, उसे हराओ। उसकी रक्षा मजबूत है तो हमला कम होगा। उसे हरने मत दो। उपाध्यक्ष जिहुओ ने शांत रहने की कोशिश की, मुट्ठी भींची और आगे बढ़े। मैं लगभग तुम्हारी चाल में फंस गया था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा आक्रमण तुम्हारी सुरक्षा जितना शक्तिशाली है। आओ। क्योयू ने सबक सिखाने के लिए तैयार होकर एक महत्वपूर्ण बिंदु पर घूंसा मारा और सीधे 2200 स्वास्थ्य अंक घटा दिए, उसे उड़ा दिया। उपाध्यक्ष धुएं में घिरे तो क्यूओ स्थिति जांचने आगे बढ़े। आजकल के युवा कितने घमंडी हैं। वे ताकतवर लोगों का सम्मान नहीं समझते। उपाध्यक्ष की हालत देखकर बाकी सदस्य हैरान हुए और मदद के लिए आगे बढ़ने की सोची। यह आदमी मरना चाहता है, चलो मिलकर उसे खत्म कर दें। इस समय राष्ट्रपति जिहुओ ने खुद हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। आप उनके सामने टिक नहीं सकते। जैसे ही उन्होंने मंच से कदम रखा, कैरो यू ने एक शक्तिशाली आभा महसूस की। उसने पुष्टि की कि वह मिडलविल का साधक था। काहिरो यू से नजर मिलाकर उसने अपना परिचय दिया और पूछा, क्या आप हत्यारों के संघ के अध्यक्ष हैं? मुझे रो क्यों कहा जाता है? समझ नहीं आता कि मैंने क्या किया। यह सुनकर माफी खुश हो गए। किसने कहा कि मैं अध्यक्ष हूं? माफी के घमंड की कोई परवाह नहीं करता। रोटा को क्यू के साथ खेलने दो। यह लड़ाई हम खत्म करेंगे। हारने वाला सब कुछ छोड़ देगा और सम्मान चुकाएगा। चोट से बचने का बिंदु। क्यूओयू। सब आपत्ति करते हैं। आप क्या हैं? मिडलविले का खिलाड़ी एक शुरुआती को चुनौती देने की हिम्मत करता है। आपका विचार अच्छा है। आपका चेहरा यांग शिंगड़े की बेल्ट से भी मोटा है। दोनों नेताओं ने बात की। क्यूओयू ने विश्वास से कहा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। शब्द गिरते ही उसने चार्ट लिखा। हथियार से चेहरे पर कट। क्यूओयू की आंखें घायल हो गईं। वह लापरवाह था। हत्यारा केवल हमले पर ध्यान दे रहा था। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। वह साफ नहीं देख सका। बाएं और दाएं दस्ते और यांग शिंगड़े बाहर थे। न्याय से नाराज, घृणा को नापसंद करते हुए मिडलविल खिलाड़ी नौसिखिया से भिड़ रहा है। उसने छुपे हथियारों से घात लगाई। मुझे लगता है तुम्हें शर्म नहीं है। रोटा ने खूंखार हत्यारे की तरह होंठ चाटे। युद्ध का मकसद जीत है। जब तक जीत रहे हैं, कोई भी तरीका ले सकते हैं। छुपे हथियार हों या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। उसे चोट लगी। वह तो बस एक कायर है। क्यों देखने में असमर्थता के कारण नुकसान में है। उसने गले फिस्ट को छोड़ा। लगातार हमला कर रहा था। क्याओ यू निष्क्रिय और असहाय था। बाहर के दोस्त चिंतित थे। रोटा अंतिम वार के लिए तैयार था। हथियार कायरो यू के चेहरे के पास था। फिर भी उसने आंखें बंद रखीं। उसे यकीन था कि जीत पक्की है, लेकिन वह भी चौंक गया। क्यू यू ने पलटवार किया और एक झटके में उसे उड़ा दिया। फायर गिल्ड के सदस्य घबरा गए। वे समझ नहीं सके कि क्या हुआ। उसने जला चेहरा उठाया और हैरान होकर पीछे हट गया। अभी अभी वो क्या था? मेरे स्वास्थ्य अंक तुरंत कैसे कम हो गए? पता चलता है कि कैरो यू को यांत्रिक रानी से आंतरिक समर्थन मिला है। उसने क्याओ यू को सतर्क रहने को कहा। यह व्यक्ति सरल नहीं है। नतीजा स्पष्ट था। रोटा ने हार मान ली। वह मुड़ा और चला गया। बच्चे, आज तुम जीत गए। कायरो। उसने ध्यान नहीं दिया कि क्या हुआ, बस चला गया। अपनी पैतृक अंगूठी चालू कर दी। उसे सामना करना होगा। मेरा दोस्त घायल हो गया। मैं हार मानता हूं और जाना चाहता हूं। क्यों? दुनिया में ऐसी सरल चीज नहीं। जैसे ही क्यूओयू आगे बढ़ा, रोड़ा घबरा गया, चिल्लाया, बच्चे, क्या तुम मुझे मरने तक लड़ने पर मजबूर करना चाहते हो? तुरंत बाद रोड़ा को एक मुक्का लगा। उसका चेहरा टेढ़ा हो गया। फायर गिल्ड डर गया। अध्यक्ष भी इस तरह पीटा गया। अब अगर हम पीछे नहीं हटे तो मौत है। रोड़ा धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, बच्चे, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। उसकी आंखें खून से लाल थीं, जीभ बाहर निकली थी। रोड़ा शैतान जैसा था। उसके पास और योजना थी। वह भूतिया चीज गायब लग रही थी। लगता है यह चाल चलानी होगी। इसकी कीमत चुकानी होगी। रोटा ने मुंह खोला और कायो यू पर थूका। जहर। तुम नीच। जहर की हिम्मत कैसे? किसका इंतजार कर रहे हो? क्यों यूं उसे दिखाना चाहता था कि दावत क्या होती है। चेहरे पर जोरदार मुक्का मारते हुए रोटा फिर से जिद्दी होकर खड़ा हो गया। आखिरकार, मैं मिडलविल खिलाड़ी हूं। मैं तुम्हारे जैसे नए व्यक्ति द्वारा इस तरह से अपमानित कैसे हो सकता हूं? ऐसा अपमान। रोड़ा ने कियो की ओर झरीले घने हमलों के साथ गले फिस्ट जारी रखा। क्यू घबरा गया। उसे नहीं पता था कि इन हमलों से कैसे बचे। वह बस घूमता रह सकता था। उसने ताकत से तरबूज के छिलकों को चकमा दिया, लेकिन नारियल के खोल से टकरा गया। रोटा ने बुद्धि बांधने वाला जादू चालू रखा। फिर वह विजयी होकर हंसा। हा हा हा,
बच्चे, तुम्हें अभी लंबा सफर तय करना है, असली बात बारीकियों में होती है। योद्धा वर्ग का कोई खिलाड़ी एक बार मार खाने के बाद मेरी बंधन तकनीक उन्हें स्थिर कर देगी, फिर वे वध के लिए मेमने बन जाते हैं। मैं लगभग तुम्हारे जैसे जिद्दी से हार गया था। कैसा लग रहा है तुम छोटे बदमाश? मार खाने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत घमंड कर रहे थे, है ना? जारी रखो, इसी तरह घमंड करते रहो, मुझे और दिखाओ। यह कहते ही उसने जोधा के चेहरे पर थप्पड़ मारा। बुझी आग गिल्ड के कई लोग खुशी से जश्न मनाने लगे। हा हा, गिल्ड लीडर कमाल के हैं। इस बच्चे का चेहरा देखो, उसे लगा कि नया खिलाड़ी अनुभवी को हरा सकता है। कितना भोला। दोनों बाईं और दाईं और यांग शियांग बहुत मूर्ख थे। जोड़ा का चेहरा गुस्से से हरा हो गया। क्या झुका भी रोटा से हार गया? उसने गर्व से सीना फुलाया और विजयी भाव से कहा, मानना पड़ेगा बच्चे, तुम नए खिलाड़ियों से बेहतर हो, लेकिन अफसोस तुम अभी भी कच्चे हो। हा हा हा। जोड़ा का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें भयंकर थीं, बिल्कुल अलग। क्या तुमने मेरी क्षमता पर सोचा है? मैं योद्धा नहीं हूं। रोड़ा को याद आया, वह योद्धा नहीं था। धत्तेरे की, मैं तुम्हारे धोखे में आ ही गया था, तुम्हारे आक्रमण और रक्षा के साथ। तुम योद्धा कैसे नहीं हो सकते? छोड़ो, और कोई बात नहीं। वह पागलों की तरह दौड़ा। रोड़ा बिना रुके आगे बढ़ता रहा। बुझी हुई आग गिल्ड के लोग फिर से अपनी बाहें मोड़कर खड़े हो गए, आश्चर्य से जीभ चटकाते हुए। एक और प्रतिभा गिर गई। वह अभी भी बार के हाथों गिरा। हां, उसने सच में बुझी आग गिल्ड को चुनौती देने की हिम्मत की। हमारे गिल्ड का क्या? यांग शियांग और बस स्वर्ग से दया की प्रार्थना कर सकते थे। उन्होंने जोर से चिल्लाया, जो डुओं को जगाने की कोशिश में। चीजें इतनी आसान नहीं थीं। जोड़ू जल्दी हार नहीं मानता था। एक हाथ से जो डू ने अपनी जगह बनाए रखी और पलटवार करते चेतावनी दी। बल्कि यह रोडान था। मैंने कहा है कि मैं योद्धा नहीं हूं। आप मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? लेकिन इस बार मैंने आपको पकड़ लिया है। उसने पेट में लात मारी। उसने रोटर के चेहरे पर घूंसा मारा। भयानक दृश्य। यह कैसे हो सकता है? तुमने मेरे बुद्धि बांधने वाले मंत्र को मारा, फिर भी तुम कैसे हिल सकते हो? जोड़ू ने चेताया। क्या मैंने पहले नहीं कहा? मैं योद्धा नहीं हूं। मैं बस एक सामान्य व्यक्ति से थोड़ा ज्यादा ताकतवर हूं। बस इतना ही। मैं एक मृतोत्थापक हूं। घातक प्रहार के बाद रोड़ा की सेहत 12 बार 33 अंकों तक गिर गई। वह मरने वाला था, फिर भी चिल्लाया। फिर वह ढह गया। जोड़ू इन बदमाशों को सबक सिखाना चाहता था। उसने चुनौती दी। किसकी गर्दन? बुझी हुई आग गिल्ड को हार माननी पड़ी। सिस्टम की घोषणा हुई। गिल्ड स्लेइंग गॉड ने गिल्ड युद्ध में अंक जीते। बुझी आग गिल्ड के सम्मान अंक स्लेइंग गॉड गिल्ड के पास हैं। इस जीत के बाद इससे रोमांचक कुछ नहीं था। जो डूस के दोस्त गर्वित थे। आप ठीक हो जुकर? हाँ ठीक हूं, बस हल्की चोट है, कुछ दिन आराम से ठीक होगी। जोड़ू ने आंखें बंद कर लीं, सोचते हुए। तुम्हारी रक्षा चरम पर है। शायद आपको डार्क फॉरेस्ट में ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। युवा व्यक्ति कालकोठरी में जाने का सोच रहा था ताकि अपनी जगह एक और ढाल पा सके। जोड़ू ने यांत्रिक रानी से पूछा, महारानी, आप इस दुनिया की मालिक हैं। क्या आप जानती हैं कौन सी काल कोठरी समान ढाल उपकरण गिरा सकती है? सोचने के बाद उसे जवाब मिला, हां, एक काल कोठरी है, लेकिन मैं वहां जाने की सलाह नहीं देता। आपकी क्षमता इस समय एक कुत्ते को भी नहीं हरा सकते। यह सुनकर KOU ने असंतोष जताया। मुझे बताओ और तुम समझ जाओगे। फिर क्याओयू ने दोस्त से कहा, चिंता मत करो, शील्ड मुझ पर छोड़ दो। मुझे एक उदाहरण पता है जिसे पूरा करने पर एक उपकरण मिल सकता है। शील्ड ने काहिरोयू के साथ जाने पर जोर दिया, लेकिन वह रानी की राय सुनना चाहता था। रानी के अनुसार उस उदाहरण में कम से कम 2 लोगों की भागीदारी जरूरी है। क्याओयू ने हामी भरी और शील्ड को साथ आने दिया। यांग शियांग कुछ शरारत सोच रहा था, फिर भी मुस्कुराता रहा। हे, श्रीमान नानगू, चांदनी चमकदार है, हवा साफ है, आग तेज है, चलिए हम साथ में इस उदाहरण में चलें। शील्ड अचानक मुड़ा और यांग जोंग को डांटा। चुप रहो, जब मैं इस इंस्टेंस से लौटूंगा तो मैं तुम्हारा गंदा मुंह सिल दूंगा। ये D क्लास इंस्टेंस है, नकली अधोलोक। शील्ड थोड़ी घबराई। क्यों हो, तुम सच में अंदर जाना चाहते हो? ये D क्लास इंस्टेंस है, आराम करो, मैं यहां हूं, डरने की क्या बात है? असल में युवा अनुभवी है। पिछली D क्लास का उदाहरण दुश्मन सोल टाइगर था, लेकिन हम लापरवाह नहीं हो सकते। पिछली बार आप लगभग गिर गए थे। शील्ड चिंतित थी कि QOU के पास रहने से उसे दिक्कत होगी। शील्ड के पास सुरक्षा नहीं है, उसके पास लड़ाई की क्षमता नहीं है। आशावादी युवा ने सिर खुजाया, जिससे शील्ड शर्मा गई। अंत में उन्होंने प्रवेश करने का निर्णय लिया। अधोलोक हेडिस की बनाई दुनिया है, जहां मरने के बाद सबको जाना होता है। यह छद्म अधोलोक उनींदे अवस्था का अनुकरण करता है, जिसमें क्योयू अनजाने में सो गए। काफी देर पुकारने पर युवा जागा। शील्ड, यह सच है। किंवदंती कहती है कि यह मृतकों की दुनिया से जुड़ा स्थान है। शील्ड का चेहरा सख्त हो गया। क्या हम मर गए हैं? यह लिंगसू पर्वत के पल जैसा लगता है। मुझे नहीं लगता कि यह NDT 0 है। अगर ऐसा होता तो यह हमें बताता कि हम खास स्थिति में हैं। शील्ड ने बिना सोचे पूछा, तो क्या हम जीवित रहते हुए अंडरवर्ल्ड जा रहे हैं? क्यों ने अनजाने में शील्ड के हार को देखा, जिससे लड़की को लगा कि वह कहीं और देख रहा है, और वह चौंक गई। तुम क्या देख रहे हो?
भूत बच्चा, कायरो यू ने शील्ड को स्थिर रहने को कहा और हार उठाया। तुमने इसे पहले नहीं पहना था, है ना? तभी शील्ड ने अपनी गर्दन पर हार देखा। यह मुझे कब मिला? मैं तो कोई हार नहीं पहने हुए था, यह तो अंदर आते ही दिखाई दिया। देखो तुम्हारे पास भी है क्या? काहिरो यू। गर्दन छूने पर उस युवा ने भी पाया कि उनके पास भी है। यह खोज की वस्तु लगती है। प्रणाली ने घोषणा की कि अंडरवर्ल्ड क्वेस्ट स्टेट क्वेस्ट 1 ने नर्क के द्वार पार कर अचेरॉन नदी तक पहुंचकर 7 घातक पापों से पवित्र क्रॉस की रक्षा की। पहला क्वेस्ट पूरा होते ही दूसरा क्वेस्ट दिखेगा। सभी क्वेस्ट चरण पूरे करने पर ही प्रतिभागियों को इनाम मिलेगा। उदाहरण पूरा करने पर सिस्टम प्रतिभागियों को अपने साथियों पर भरोसा करने की याद दिलाता है। शील्ड थोड़ा चिंतित था। क्यूओ, सुना है यह नर्क का द्वार है। यह अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार भी है। कहा जाता है कि मृतक आत्माएं नर्क के द्वार से होकर पाताल लोक में प्रवेश करती है और फिर कभी भी बाहर नहीं निकल पाती। ओह, तो ऐसा है। चूंकि यह खोज की जरूरत है, चलो चलते हैं। शील्ड उलझन में था। यह नहीं जानता था कि किस ओर जाना चाहिए। काहिरो यू भी अनिश्चित थे। उन्हें लगा जैसे वे किसी अदृश्य व्यक्ति का पीछा कर रहे हैं। दोनों कई आत्माओं वाले स्थान पर पहुंचे। यह प्रसिद्ध नरक का द्वार है। यहां मानव और राक्षस आत्माएं हैं। गर्जना कर रहा है सेरबेरस, 3 सिर वाला कुत्ता। 3 सिर वाला कुत्ता नरक से है। पैनल की जांच करें। सेरबेरस स्तर 29, स्वास्थ्य 60,000 6000, ताकत 359, रक्षा 228, फुर्ती 223। यह कुत्ता मृतकों के मांस का शौकीन है। अतीत में जो भी नर्क के द्वार में जाता था उसे सेरबेरस निगल जाता था। क्यू पसीने में थी, चेहरा उलझन में। क्या इसे ही मोंगर कहते हैं? यांत्रिक महारानी ने हकलाते हुए कहा। सेरबेरस रे, मैंने नहीं बताया। यहां तक कि एक कुत्ते को काल कोठरी में तुम बचा नहीं सकते। तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? शोयू भी उलझन में था। हालांकि सिस्टम ने हमें बस नरक के द्वार से गुजरने दिया है, लेकिन क्या हम सच में कर सकते हैं? टीम के सदस्यों के चेहरे घबराहट से पीले होते देख क्यूओयू ने आत्मविश्वास से प्रेरित किया। चिंता मत करो, मेरी किस्मत हमेशा अच्छी रही है। ये 3 सिर वाला कुत्ता सब कुछ खाता है। यहां इतने सारे अंडेड हैं, हम इतने बदकिस्मत कैसे हो सकते हैं? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वह गिर गई और उसे काट लिया गया। यह सच हुआ। उसके 3 सिरों में से एक ने बाईं ओर जहर फेंका, जिससे उसके स्वास्थ्य अंक तेजी से गिरे। जुओयू अब चुप नहीं रह सकी। उसने तुरंत पलटकर जवाब दिया। जानवर ने हमें क्यूओयू लौटाया। इस अहम पल में कंगन ने भी भूमिका निभाई। सिस्टम सेरबेरस विष से संक्रमित 100 सेकंड में आपको निष्क्रिय कौशल विष प्रतिरोध अनुकूलन मिलेगा। ए रैंक जर प्रतिरोध कौशल। जब एक ही जर से 10 सेकंड से ज्यादा प्रभावित होते हैं तो हमला 10 सेकंड से ज्यादा चलता है। वह जर अब प्रतिभागियों को नुकसान नहीं देगा। शियाओ यूं हैरान थी कि जहर कम हो रहा था। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन 3 सिर वाला कुत्ता अब भी गुस्से में था। ऐसा लगता है कि वह पागल हो गया। उन्मादी संघर्ष के बाद उसे क्यूओयू को छोड़ना पड़ा। लगता है बच्चे ने अंदर हंगामा किया। क्यूओयू डर गई थी। सौभाग्य से उसने ड्रैगन फ्लेम मून ब्लेड को गले में धंसा दिया था। वह लगभग खा ली गई थी। अब यह राहत की बात नहीं कि टीम का साथी जीवित है। कियाओयू ने शियाओयू को बुलाया और वे दोनों मिलकर अगले क्षेत्र की ओर भागे, अपनी किस्मत आजमाने के लिए। कियाओयू चिंतित थीं, सोच रही थीं कि क्या वह ब्लेड वापस ले सकती हैं। अंततः समूह द्वार से भागा और दूसरे क्षेत्र में पहुंचा। सिस्टम बड़ा था। बधाई, आपने पहला कार्य पूरा कर लिया। अब दूसरा कार्य है एचेरॉन नदी पार करना और 7 घातक पापों से पवित्र क्रॉस की रक्षा करना। जैसे ही वे अंदर आए, एक नाव आई। नाविक ने अपना नाम जैज बताया, जो अचेरॉन का नाविक है। आप नदी पार करना चाहते हैं, लेकिन काहिरा के लिए भुगतान चाहिए। पैसे की बात आपके लिए बहुत सरल थी। क्या यह सिर्फ भुगतान का मामला है? लीजिए, हमें पार ले चलिए। हाँ हाँ, आदरणीय मेहमानों, कृपया सवार हो जाइए। इस समय कई मृत जीव आगे बढ़े, बोर्ड करने की होड़ में। उनके और फराव के लोगों में साफ अंतर था। उसने मृत जीवों को गरीब कहते हुए घृणा भी दिखाई। दूर हो जाओ, तुम सवार नहीं हो सकते। किनारे पर थोड़ा हटकर क्योयू ने पूछा, ये मृत लोग खुद नदी क्यों नहीं पार करते? खुद ही नदी पार करें। मैं फिर से कहता हूं, यह अचेरोन नदी है। नाव के बाहर हाथ डालो। जैसे ही उसने हाथ बाहर निकाला, नदी के तल से कई हाथ निकल आए, जिससे क्याओ यूं चौंक गई। ये क्या है? वे 7 पराजित हैं जिन्होंने अगोंग नदी पार की। वे हमेशा के लिए नदी की ठंडी अंधेरी गहराई में डूब जाएंगे। यह नदी बहुत ठंडी है। जो भी अगोंग नदी में जाता है उसे नीचे खींच लिया जाएगा और वह उनमें से एक बन जाएगा। आप दोनों भी जल्द ही अगोंग नदी के तल के सदस्य बन जाएंगे। तुम साफ जीवित हो और मुझे धोखा नहीं दे सकते। जीवितों के पैसे से रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो। अभी यहां से जाओ। उसने मुड़कर क्यूडू को नदी में धक्का दे दिया। अगोंग नदी के ठंडे, अंधेरे और गंदे पानी से संपर्क करना काओ दा की पहली अनुभूति थी जब उसने अगोंग नदी का सामना किया। जब उसने गोंग नदी को छुआ तो उत्सुक हान लोगों को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया।
शू यू नाव पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था और क्यूडा का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। बूढ़े फेरोमोन का चेहरा लाल हो गया। उसने तेजी से नाव चलाई और शू यू को धक्का दे दिया। हे, तुम नीचे जाओ ताकि हालात और खराब ना हो। काओ डो ने अचानक अपनी पैतृक अंगूठी सक्रिय की, खड़े होकर नाव के केंद्र में कूदे और पुरानी फिरौन को जोरदार मुक्का मारा। काओ डो हैरान थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना कमजोर होगा। काओ डैन के पिता को घूंसा मारने के बाद उसने डर नहीं दिखाया और उकसाते हुए कहा, युरे खत्म, जीवित लोग नदी पार कर चुके हैं, फिर भी तुम फिरौन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हो। तुम्हारा न्याय होगा। क्योदो ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया। उसने उसे नदी में धकेला और वह तुरंत आत्मा द्वारा टुकड़े टुकड़े हो गया। शियोयू ने नीचे देखा और कायरो डो से कहा, हमने फिरौन का ध्यान रखा है, कोई समस्या होगी? सब ठीक है। हालांकि ये अंडरवर्ल्ड है, ये बस एक प्रतिलिपि है, हमें इसे पार करना है। नाव आखिरकार दूसरे किनारे पर पहुंची। वहां अप्रत्याशित रूप से और लोग थे। एक बूढ़ा आदमी था जो कियाओ डैन के पिता जैसा दिखता था। शियोयू चौंक कर खड़े हो गए, रक्षात्मक मुद्रा में। कियाओ डैन, तुम मरे नहीं हो। वह आदमी अपनी बाहें मोड़े खड़ा था। यह कायरो डैन वह नहीं है, लेकिन लगता है आपने उस लाल चेहरे वाले फारामोन का ख्याल रखा है ना? कैरोडू को नहीं पता था वह कौन था, लेकिन उसने कहा कि नाविक की जिद से हमें नदी में धकेला गया। एक और बात जो कैरोडू को चौंकाई वह यह थी कि इस व्यक्ति ने डी क्लास इंस्टेंट में जाने की हिम्मत की थी। वह शायद उच्च स्तर का खिलाड़ी है। उसने मजाक में हंसी उड़ाई। हे, तुम दोनों मूर्ख हो। तुम काहिरो डांस के जाल में फंस गए हो। अगर तुमने उस लाल चेहरे वाले फराम को मार दिया तो नर्क की पहली परत शायद शांतिपूर्ण नहीं होगी। यह शायद शांत नहीं होगा। क्याओ डू ने मासूमियत से पूछा, नर्क की पहली परत में क्या है? उस फराम के बारे में क्या? हाई जिंग, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है और न ही मैं आपका दोस्त हूं। मैं आपको क्यों बताऊं? उसकी नजर छोटे जुओ यूं पर पड़ी और तुरंत उसके पास दौड़ा। वाह, यह छोटी बहन, पहली नजर में ही लगा कि तुम जानी पहचानी हो। अगर आप नर्क के बारे में जानना चाहते हैं पहले स्तर की जानकारी, तो सुनिए। पहले स्तर का नर्क न्यायालय कहलाता है। वहां उन लोगों के पापों का न्याय होता है जो अभी अभी हमारे न्यायाधीश के पास आए हैं। अगर आप उस फिरौन को मारते हैं तो आपको बुरा व्यक्ति मानकर नर्क में कष्ट झेलने के लिए डाल दिया जाएगा। लेकिन छोटी बहन, चिंता मत करो। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूं। मैंने इस स्थिति को कई बार साफ किया है। जियो, तुमने दोस्ताना व्यवहार किया, कुछ और सवाल पूछे, उसका फायदा उठाने का इरादा रखते हुए। बड़े भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? आप यहां कई बार आए हैं। बार बार जगह साफ करने से आमतौर पर इनाम नहीं मिलता है ना? लड़की को प्रभावित करने के लिए उसने कहा, मेरा नाम वांग दाफू है। मैं पहले गाइड हंटर था। खुफिया जानकारी का हीरा मिलने पर आपने सोचा गाइड शिकारी? क्या यह धुंधला पेशा है? लोगों को कालकोठरी के उदाहरणों से मार्गदर्शन कर पैसा कमाना? क्या ऐसा है? इस स्थिति में वही लड़की होगी जिसने उसे काम पर रखा। उसने खुद यह बताया। वांग डाफू बोला, मेरी ग्राहक हैं। मैडम, क्या आप हमारे साथ चलेंगी? बैंगनी बालों वाली लड़की ने तुरंत डांटा। वांग डाफू, तुम गलत समझे। तुम ऐसे क्यों हो? मैंने ही आपको काम पर रखा है। ग्राहक को संतुष्ट करने के बजाय वह तुरंत गुस्सा हो गया। खैर, मैं सिर्फ इस स्थिति में आपका मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार हूं। हाँ, मुझे आपको संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुश नहीं हैं तो मैं आपका पैसा लौटा सकता हूं और आप खुद इसे निपटा सकते हैं। बैंगनी बालों वाली लड़की गुस्सा हो गई। चलो ठीक है, चलते हैं। छोटी बहन, मेरे पीछे आना याद रखना, ठीक है? क्यूओ ने शियाओ के साथ चलने और देखने के लिए हाँ कहा कि क्या हुआ। यह जगह अधोलोक नरक के पहले स्तर का प्रतीक है। अधोलोक कैसा है? डरावना है ना? यह नरक की पहली परत है। नरक न्यायालय कक्ष। अंदर जाते ही चुप रहना। दरवाजा खुला और देखा कि एक व्यक्ति शांति से बैठा इंतजार कर रहा था। शियाओ कुछ बोलने ही वाला था कि उसे चुप रहने को कहा गया। मैं अधोलोक न्यायालय का पहला न्यायाधीश हूं। शियाओ, न्याय शुरू होता है। दाफू ने आत्मविश्वास से आगे बढ़कर नेतृत्व किया। चलते हुए उसने गर्व से पीछे वालों से कहा, देखो मैं कैसे करता हूं। फिर वह शियाओ के सामने जाकर खड़ा हुआ, एक हाथ सीने पर रखा और झुककर कहा, मेरा नाम वांग दाफू है। मैंने कोई अपराध नहीं किया। कृपया माननीय न्यायाधीश ठीक से जांच करें। उसकी किताब से अचानक बैंगनी रोशनी निकलने लगी। किताब के पन्ने तेजी से पलटे। नीचे खड़ा दाफू भी किताब से निकलती बैंगनी रोशनी में नहा गया। वह आश्चर्य में सीधा खड़ा हो गया। उसने पत्थर कसकर पकड़ा। पत्थर वह बल सहन नहीं कर सका और चटकने की आवाज आई। उसकी सतह पर दरारें दिखीं। शियाओ ने किताब की ओर देखा और खुद से पूछा, कोई अपराध रिकॉर्ड नहीं है? अगर ऐसा है तो मैं आपको निर्दोष मानता हूं। दाफू ने राहत की सांस ली और पीछे देखा। एक हाथ जेब में डाला और दूसरे से पत्थर हेजी को दिया। उसने याद दिलाया, इसे लो और वही कहो जो मैंने कहा था कि तुम निर्दोष हो। हेजी ने आगे बढ़कर वही कहा। जल्द ही ज्यू ने उसे निर्दोष पाया। दाफू हंसे। वह क्यू और ज्यू की ओर मुड़े। मुझे सच में खेद है। मैं इस वस्तु का फिर से उपयोग कर सकता हूं। मुझे डर है कि अब मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। फिर भी
अगर आप मुझ पर निर्भर रहना चाहते हैं तो मैं इसे प्राप्त कर लूंगा। आपको इसे आखिरी बार इस्तेमाल करने का मौका दिया जा रहा है। उसने उसकी ओर देखा और साफ साफ कहा, इसकी चिंता मत करो। इस समय ऊपर से जीव ने फिर से घोषणा की कि क्यू आगे बढ़ा, एक हाथ अपने सीने पर रखा और जज से दृढ़ता से कहा, पहले मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। दूर खड़े वांग दाफू ने हाथ बांध रखे थे और आराम से थे। यह सुनकर वह तिरस्कार पूर्वक बोले बिना नहीं रह सके, भाई तुम सच में हो। अगले साल मैं तुम्हारे लिए बहुत नरक का पैसा जलाऊंगा। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन दिल में सोचा, जब तक लाल कपड़े वाले गाड़ी चालक की हत्या का अपराध काफी है तुम्हें नरक भेजने के लिए। अचानक किताब से रंगीन प्रकाश निकला। यिन्यू चौंक गया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने यिन्यू को कहा, तुम निर्दयी हो, यह माफ करने योग्य नहीं। तभी किताब से प्रकाश निकला। क्याओ यू की छवि फिर से तेजी से उसके पास आई। क्याओ यू एक राक्षस से लड़ रही थी। यिन्यू ने गंभीरता से पहला चार्ट पढ़ा, स्क्रीन पर मृतकों के अवशेषों का अपमान करते हुए। छवि फिर से बदल गई। क्याओ यू ने सबको लड़ाई में नेतृत्व किया। अब सहन नहीं कर सकता, यिन्यू अचानक खड़ा हुआ। उसने किताब बंद की और गुस्से में दूसरा आरोप चिल्लाया, उनके जीवन में खलल डालते हुए। छवि अगले दृश्य में बदल गई, वह शांत और ठंडा हो गया। उसने तीसरा आरोप लगाया, छोटे जानवर की निर्दयता से हत्या। चौथा आरोप, दाफुस कॉर्प का अपमान। कैरोयू को देखते हुए वह शांत खड़ा रहा, अपनी जिज्ञासा दबा नहीं सका। सोचता रहा, यह बच्चा किस तरह का राक्षस है। यिन्यू अचानक गुस्से में आ गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, पांचवां आरोप और सबसे गंभीर, तुमने सच में नर्क के सेरबेरस और फारामन को मार डाला। उसने अपनी काली भुजा बढ़ाई, उसकी ओर इशारा किया और डांटा, आप जैसे रक्त पिपासु के लिए यह सही जगह है। मैं आपको नरक के 7वें स्तर की पहली घाटी में रक्त के तालाब में गिरने की सजा देता हूं। उसने काहिरोयू की ओर देखा जो लाल ऊर्जा से बंधा था और कहा, दर्द सहो, इस उबलते रक्त के समुद्र में हमेशा के लिए डूबे रहो। उसका शरीर अचानक ऊपर उड़ गया, नीचे अचानक खून का समुद्र दिखा। अनगिनत लाल खोपड़ियां और हड्डियां थीं जो फैलती जा रही थीं, ऊपर यिन्यू की ओर बढ़ रही थीं। ठंडे स्वर में अपराधी कैरो से कहा गया, तुम खून के तालाब में गिरो, उबलते रक्त के सागर को तुम्हारे शरीर को जलाने और पाप धोने दो। अचानक एक प्रकाश दिखा, वह चिल्लाया, साथ में प्रणाली प्रकट हुई। पितृहंता रिंग्ड यिन्यू अविश्वसनीय था, उसकी काली आंखें फैल गईं। कैरोयू खून के समुद्र से बिजली की तरह तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसने मुट्ठी घुमाई, आप पर वार किया और ठंडे स्वर में गरजा, खून का तालाब। वह क्या है, एक एनपीसी, इंस्टा? तुम खुद को अंडरवर्ल्ड का जज कहने की हिम्मत कैसे करते हो? अब मैं तुम्हारे आरोपों में एक और जोड़ूंगा, न्यायाधीश पर हमला। जैसे ही उसने कहा, उसने उसके चेहरे पर घूंसा मारा। यिन्यू देर से प्रतिक्रिया कर पाया। एक घूंसे में उड़ा और दीवार का बड़ा हिस्सा भी टूट गया। दाफू दूर खड़ा देख रहा था। यह देखकर उसने डर से अपना मुंह चौड़ा खोला। वह अवाक था, दिल में चुपचाप कहा, सब खत्म। उस बच्चे ने सच में जज पर हमला करने की हिम्मत की, लेकिन क्यूयू के पहले किए गए काम को याद कर उसने अपनी आंखें शांतिपूर्वक संकरी कर लीं, सोचते हुए, नहीं, इसमें सच में साहस चाहिए। यिन्यू मलबे से निकलने की कोशिश कर रहा था। वह पागल था। हंसकर बोला, जज पर हमला कर रहे हो? काफी समय हो गया जब मैंने किसी में ऐसा साहस और ताकत देखी। कहते हुए उसने हाथ बढ़ाया। उसकी आस्तीन से बैंगनी ऊर्जा की किरण निकली। एक पल में बैंगनी रोशनी लंबी वार में बदल गई। वह अब बहुत गुस्से में था। उसने कहा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए नर्क में पीड़ा दूंगा। उसने बोलते ही विशाल गदा के साथ काहिरोयू पर तेजी से हमला किया। काहिरोयू ने साइड स्टेप किया और पीछे छलांग लगाई। गदा चूक गई, जोर से जमीन पर गिरी, जिससे जमीन कई टुकड़ों में टूट गई। पत्थर उड़ रहे थे। जेनयू ने उसे सुरक्षित उतरते देखा। उसने तिरस्कार से पूछा, तुमने मेरी गति चुराई? काइरोयू ने ऊपर देखा और कहा, आपकी तेज प्रतिक्रिया सच में प्रभावी है। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, बस जमीन से जोर का धक्का देकर एक और गड्ढा छोड़ते हुए जमीन को फाड़ दिया। जेन्यू ने भाला थामा, छलांग लगाई और काहिरो पर नजर रखी। 1 सेकंड की चेतावनी के साथ वह धुंध की तरह उसकी ओर बढ़ा। बैंगनी रोशनी चमकी और तुरंत जोरदार धमाका हुआ। धूल उड़ी और एक काली छाया तेजी से बाहर निकली। वह कैरोयू थी। उसने जमीन पर लंबा खरोंच का निशान छोड़ा और मुश्किल से रुकी। डाफू दूर खड़ा देख रहा था। उसने आश्चर्य से कहा, बच्चे की छोटिल हिचकिचाहट। हेजी ने अजीब ढंग से पूछा, क्या वह मरा नहीं था? छियोऊ ने सीने को पकड़ते हुए सोचा, तो यह सिर्फ एक डंडा था जिसने मुझे चोट दी। ओ, और जान लो कि मेरी वर्तमान रक्षा 500 है। अगर यह मेरी पिछली 6 अंक की रक्षा होती। सोचते हुए मशीन क्वीन की आवाज गूंजी, उस आदमी के हथियार से सावधान रहें, उसमें कवच भेदी क्षमता है। उसने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या आप इस दुनिया में हस्तक्षेप कर सकती हैं? केवल वही और मशीन क्वीन है। उसने कहा, नहीं, मैं मैकेनिकल किंगडम की बॉस हूं, इसलिए अन्य मामलों में दखल नहीं दे सकती, अन्यथा मैं बलात्कार हो जाऊंगी।
अचानक वह रुकी और बोली, लेकिन मैं तुम्हें कौशल सिखा सकती हूं। क्यू सिस्टम स्क्रीन पर जानकारी की एक पंक्ति दिखी। मानसिक ऊर्जा खत्म है। उसने मशीन रानी की बात सुनकर कहा, मुझे कौशल नहीं चाहिए। वह नाराज नहीं हुई। इसके बजाय उसने शांति से कहा, निश्चिंत रहें, आपका दिल मेरे पास है। वास्तविकता में लौटते हुए जेन यू ने अपने हाथ में क्लब उठाया। उसके चारों ओर किसी समय पर काला धुआं उठने लगा था। उसने काहिरो यू की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में प्रायश्चित करने को कहा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने पूछा, मैं तुम्हें खुद नरक में भेजूंगा। कियो यू चुपचाप उस क्लब को देखता रहा। जैसे ही उसने बैंगनी ऊर्जा इकट्ठा की, फिर उसने देखा कि बैंगनी प्रकाश तेजी से अशांत हो रहा था, कमरे को घेर रहा था। क्यों? तुम्हें नहीं पता था कि यह कब शुरू हुआ? वह पहले ही इस आभा में घिर चुका था। उसका चेहरा असहज हो गया, मन में सोचते हुए, यह आभा सच में बहुत शक्तिशाली है। हेजी पास खड़ा था। दाफू स्थिति गंभीर देखते हुए चिंता किए बिना नहीं रह सका। उसने सिर घुमाया और चिंतित होकर वांग दाफू से पूछा, तुम नरक में क्यों नहीं जा रहे? बच्चे का मामला, अगला हमारी बारी होगी। दाफू ने अपनी बियर को सहलाया और आराम से कहा, चिंता मत करो, धीरे धीरे लो। अचानक एक पैर ने जमीन पर जोर से मारा, जिससे जमीन फट गई। यह अभी खत्म नहीं हुआ। क्यों यू ने तेजी से क्लब की ओर दौड़ लगाई। जेन यू ने चिंतित होकर देखा और चिल्लाया, चीरू! दाफू ने हाथ मोड़े और जीभ चटकाई। क्या इस बच्चे के पास कोई छिपा तुरुप का पत्ता है? वहां खड़े लोग भी स्थिति से हक्का बक्का रह गए। वे पल भर के लिए चौंक गए। वे प्रतिक्रिया देने में धीमे थे। उसने वह मौका पकड़ लिया जब कियाओ डू लाओ आने वाला था। वह तुरंत लीडाफू और हुआसी की तरफ मुड़ा, जो नीचे से देख रहे थे। वे भी देखकर चौंक गए। इससे वे कुछ पल के लिए चुप रह गए, लेकिन उसने फौरन स्थिति संभाल ली। उसने खुद से कहा, लगता है मुझे ही करना होगा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, जैसे कुछ डरावना देखा हो। उसकी आवाज लड़खड़ाई, ओह रुको, चलो काहिरा लौटते हैं दोस्त। इस पल उसने निराशा में नारियल बा को कसकर पकड़ा। उसने उसे जोर से अपनी छाती में ढसा दिया, लेकिन यह अभी समाप्त नहीं हुआ था। उसने फिर से नारियल बा निकाला और राहगीर पर फेंका, जिससे वह टूटी पतंग की तरह उड़कर जमीन पर गिरा। सफेद धुआं तेजी से चारों ओर फैल गया। काहिरो डू धीरे से उतरा। पूरा कमरा तुरंत शांत हो गया। अजीब बात है, वह राहगीर अपने ही नारियल बा से छाती में छेद कर चुका था और बिना हिले पड़ा था। दाफू ने आश्चर्य से कहा, इस बच्चे की ताकत, यह इतनी मजबूत कैसे हुई? एक पल में यांत्रिक रानी धुंधली सी गुजरी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा था? क्या यह कौशल काम का है? कनियोडो ने पेट के घाव को पकड़ते हुए ठंडी नजरों से देखा और कहा, उपयोगी, लेकिन यह कौशल जानलेवा है। उसने सिर झुकाया, होठों पर हल्की मुस्कान थी। अचानक एक सिस्टम संदेश बॉक्स दिखा। यांत्रिक रानी चोट पर क्रोध में जाती है। हर नुकसान पर क्रोध में आकर हमला, शक्ति, रक्षा और गति 5 बढ़ती है। मित्रवत अनुस्मारक, क्रोध के रहस्यमय दुष्प्रभाव हो सकते हैं। क्याओ ने छाती के घाव को नजरअंदाज किया। वह खड़ा हुआ, हाथ कसकर बंद थे। उसकी आंखों में उत्साह और प्रशंसा थी। यह एहसास अद्भुत है, यह कौशल मेरे लिए सही है। कुछ समय बेहोश रहने के बाद यून यू जाग गए। यह सुनते ही उन्होंने नारियल पकड़ा और कुर्सी पर चिपक गए, उत्सुकता से रुचि जताते हुए। यह सच में दिलचस्प है। स्क्रीन पर एक जानकारी तेजी से आई। एनबीसी एपिक जज यान यू स्किल, 8 दिशाओं में शक्तिशाली प्रहार का शिखर। मित्रवत अनुस्मारक, अधोलोक न्यायालय के न्यायाधीश का दिल सबसे ठंडा है। उन्होंने बिना हिचकिचाहट नारियल बा को बाहर निकाला और घमंडी लहजे में काहिरो दो के सामने खड़े हो गए। अपराधी मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है? उसने बात पूरी करने से पहले हाथ उठाया और उसकी ओर इशारा किया, फिर 8 दिशाओं का प्रहार छोड़ा। काओडो निडर था। उसने फौरन अपने यांत्रिक टाइगर क्लॉफिस्ट को उठाया और तेजी से हमले का सामना किया। 2 ताकतें साथ टकराईं, बराबरी की टक्कर। जहां प्रहार हुआ, जमीन उनकी शक्ति से टूट गई। जैसे ही दोनों टकराने वाले थे, यान यू ने अचानक रणनीति बदली। उसने चिल्लाया, शक्तियां चरम पर। नारियल बा बाहर आया, सीधे काहिरो डू की ओर बढ़ा, लेकिन उसकी मुट्ठी ने इसे थाम लिया। झो यू दूर से उसे देखती रही, कभी नजरें नहीं हटाईं। कठिनाई में देखकर उसने खुद को दोषी माना। यह मेरी अक्षमता की वजह से है। मैं एक शील्ड की तरह बचाव करता हूं। मुझे हमले रोकने की जिम्मेदारी लेनी है। कियाओ दो चौंक गया जब उसने देखा कि नारियल भी उसके हाथ की लोहे की अंगूठी को भेद रहा है। धातु की तेज झंकार हुई। प्रवर्तक ने त्रिशूल थामे वार किया। एक धीमी ठंडी आवाज आई, अपराधी काइयो, अंडरवर्ल्ड जज के नाम पर। वह रुका और कहा, मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूं। उसने भौहें तान लीं और जबड़ा कस लिया, जो उसकी नाजुक स्थिति दिखाता है। आशावादी रूप से तेज बैंगनी प्रकाश निकला, काले प्रवाह को चीरते हुए। इसे देख झुओ और यू चिंतित होकर बढ़े। उनके चेहरे पीले पड़ गए। जब वह दौड़ी, उसने चिल्लाया, कायरो यू। युद्ध के बाद भी जमीन से सफेद धुआं उठ रहा था। कायरो यू का हाथ डीला होकर उसके बगल में गिरा।
उसके हाथ की अंगूठी प्रवर्तक ने तोड़ दी थी। सिस्टम की ठंडी आवाज ने कहा, यांत्रिक बाघ नष्ट हो गया। प्रवर्तक एक शक्तिशाली बैंगनी कर्नल से घिरा था। वह धीरे से कियाओ यू के पास आया और रुका। झो और यू के चेहरे गंभीर हो गए। उसने जबड़े कस लिए, चेहरे की कंपी दबाई, चुपचाप खुद को दोषी माना। क्यों यू? यह मेरी गलती है। मैं इतना बेकार क्यों हूं? प्रवर्तक ने तीनों की तरफ मुड़कर ठंडे स्वर में कहा, अब तुम्हारी बारी है। अचानक एक आवाज ने उसे चौंका दिया। क्यों ने संघर्ष करते हुए खड़े होकर कहा, तुमने मेरा सब सामान नष्ट कर दिया। अगर तुम कुछ अच्छा लूट नहीं दे सकते। वह रुका जब तक कि वह सीधा खड़ा नहीं हुआ, फिर बोला, मैं तुम्हारे साथ खत्म नहीं हुआ। उसके पास एक सिस्टम संकेत तेजी से प्रकट हुआ। क्रोध मोड सक्रिय हो गया। प्रवर्तक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में मूर्ख हो। क्या खड़े हो जाने से कुछ भी बदल जाएगा? उसने यह कहते ही त्रिशूल को फेंक दिया। क्यों बिना हिले डुले चुपचाप खड़ा रहा। त्रिशूल उसे भेद देगा ऐसा लग रहा था, लेकिन उसने फुर्ती से सिर झुकाया, वार से बचकर त्रिशूल पकड़ लिया। काहिरो यू बदला हुआ दिखा, शक्तिशाली आभा से घिरा, पहले से अलग। उसने हाथ घुमाया और एनफोर्सर उड़ गया। उनके कार्यों से चौंक गए। अविश्वसनीय। इससे पहले कि वो समझ पाते, उन्होंने एक जोरदार धमाका सुना। बैंगनी प्रकाश की किरण आकाश की तरफ जा रही थी। चियाओ यू तेजी से बढ़ा, चेहरा गंभीर, उसका हाथ प्रहार को तैयार। एक पल में वह एनफोर्सर के पास से गुजरा और देखा कि एनफोर्सर दो हिस्सों में था। यह देखकर नीचे खड़े फूडा चुपचाप आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। वह लड़का निर्दयी है। राहत महसूस की कि उसने उस पर हमला नहीं किया। फिर एनफोर्सर की ओर मुड़े। उसके गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त शरीर को देखकर उसकी प्रारंभिक अहंकार घबराहट में बदल गई। उसने कहा, असंभव, मैं अपराधी के हाथों मरा। बोलते ही उसका शरीर जल्दी से गायब हो गया और नीले रत्न में बदल गया। सिस्टम ने जल्दी से एक प्रवर्तक प्रदर्शित किया। एनबीसी ने 26 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स हासिल किए। सब कुछ खत्म हो गया। कायरो यू नीचे कूदे, जमीन पर जोर से उतरे। कठोर जमीन इस प्रभाव को सहन नहीं कर पाई और टूट गई। भयानक सन्नाटा छा गया, जिसे पास आती तेज कदमों की आवाज ने तोड़ा। फूडा उसकी ओर हंसते हुए भागा। भाई क्यों, तुम कमाल के हो। तुम बुरी तरह घायल हो, जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे नहीं लगा था कि उसका निशाना तुम नहीं थे। वह पीछे से शालीनता से दौड़ पड़ा। अचानक बैंगनी रोशनी चमकी। यह दाफू के हाथ को छू गई। वह उछलकर पलटा। काहिरो, तुम उठकर बैठे थे। उस समय उसके चेहरे पर ठंडी चेतावनी थी। वह आत्मा कोर की ओर बढ़ा। चलिए चुप्पी तोड़ते हैं। दाफू हंसा। उसने कहा, मैंने देखा आप घायल थे, इसलिए मदद की। अब आप खुद आजमाएं। काहिरो यू की नजर दाफू के हाथ के टैटू पर थी। वह चौंका। उसका चेहरा गंभीर हो गया और वह बाईजी के बारे में सोचने लगा। उसके पास बाईजी का टैटू क्यों होगा? क्याओ यू ने दाफू की ओर देखा। उसकी नजर और गहरी हो गई। उसके दिल में विचार और संदेह थे। वह सच में कौन है? उसका बाईजी से क्या रिश्ता है? क्या यह संयोग है या चाल? यह सोचकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। कायरो यू का मन विचार करने लगा। खुद को इस दिशा में सोचने की चेतावनी दी। मिंग वर्ल्ड का विचार पूरी तरह से स्वतः स्फूर्त था। अगर वांग दाफू बाईजी के व्यक्ति हैं, तो बाईजी की खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमताएं डरावनी हैं। इस बीच शुएयू चिंतित होकर उसके पास आई और पूछा, क्या यू, तुम ठीक हो? वह घुटनों के बल बैठा रहा और शांतिपूर्वक कहा, वह ठीक है। वह सोच रहा था कि जज की आत्मा कोर क्या बनाएगी। अच्छी चीजों का इंतजार नहीं होता। कियाओ यू ने जज की आत्मा कोर को छुआ। एक पल में आत्मा कोर ने तेजी से पत्थर निकाला। प्रणाली ने तुरंत जानकारी दी। उपकरण अपग्रेड स्टोन क्लास बी सिंगल आइटम किसी भी उपकरण को क्लास बी में अपग्रेड कर सकता है, जिसमें अतिरिक्त विशेष प्रभाव होते हैं। कायरो यू ने पत्थर पकड़ा। उनके चेहरे पर असंतोष था। उसने चिल्लाया, इसका क्या फायदा? मुझे हथियार चाहिए, ढाल चाहिए। सिस्टम ने कायरो यू की नाराजगी को नजरअंदाज किया। यह अगली सूचना दिखाता रहा। मिशन 3 पूरा हुआ। नया मिशन भेजा जा रहा है। उसने पत्थर लिया और शुएयू के साथ दूसरे 2 की ओर बढ़ा। वह है, मैं उसके पास ही रहा। दाफू ने यह देखते ही तुरंत पूछा, क्या सभी को नया मिशन के बारे में संकेत मिल गया है? दाफू ने जल्दी से चादर ओढ़ी और मुस्कुराकर कहा, चलो। क्याओ यू ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। वे शान से निकल गए। सिस्टम ने ज्यादा जानकारी एक साथ दिखाई। मिशन 4, पीछे के नर्क से होकर प्लूटो के महल पहुंचे और पवित्र क्रॉस को खोने से बचाए। कुछ समय बाद वे गंतव्य पर पहुंचे। यहां का आकाश खून जैसा लाल था। यह भयानक था। दाफू आत्मविश्वास से बढ़े। उन्होंने आकाश देखा और बोले, आगे ग्लूटनी नरक है। अचानक दाफू गंभीर हुए और याद दिलाया कि जो लोग जीवन में बहुत लिप्त होते हैं, वे इस नरक में गिरेंगे। हमारे लिए कोई समस्या नहीं होगी, बस ध्यान से रहें। इस नरक में सेरबेरस से सतर्क रहें। शुयू ने उलझन में पूछा, सेरबेरस, क्या यह नरक के द्वार की रक्षा नहीं करता? यह ग्लूटनी नरक में क्यों है? दाफू ने मुस्कुराकर कहा, तुम नहीं जानती। नर्क के द्वार बस उसकी ड्यूटी है। ग्लूटनी नर्क उसका घर है,
सेरबरस को जीवित लोगों में दिलचस्पी नहीं। जब तक हम परेशान नहीं करेंगे खतरा नहीं होगा। अचानक क्योयू ने कुछ देखा। वह उछला और तुरंत ऊपर देखा। किसी समय 3 जोड़ी खून जैसी लाल आंखें उन्हें देख रही थीं। डाफू ने जल्दी संयम पाया और चिल्लाया, भागो! सेवरस ने सुनते ही जागा। सब घबराकर भागे लेकिन दूर नहीं जा सके। आसमान से एक विशाल 3 सिर वाला कुत्ता उतरा। यह देखकर वे अब संकोच नहीं करते। वे तुरंत भागे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 3 सिर वाला कुत्ता खतरनाक था। कुछ सेकंड में यह तेजी से दाफू के पास पहुंचा और अजीब तरीके से चिल्लाया, क्या हो रहा है? मैं यहां कई बार आया हूं। उस जानवर ने पहले कभी किसी जीवित पर हमला नहीं किया। काहिरोयू ने पीछे मुड़कर कहा, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मैंने बस एक सिर मारा था। यह सच में मुझसे इतनी नफरत करता है। दाफू ने घबरा कर कहा, तुमने सेवरस का सिर मारा? अरे तुम पागल हो? क्योयू अचानक अकेला रुक गया और 3 सिर वाले कुत्ते का सामना किया। मन बनाने से पहले उसने शूयू से कहा, शूयू पहले तुम भागो। वह पहले से दौड़ रही थी। यह सुनकर उसने पूछा, और तुम? काहिरा? यू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ काम है, जानवर की चीजें लानी हैं। शूयू ने कहा, हां, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह कहकर वह तुरंत भाग गई। 3 सिर वाला कुत्ता जल्दी पीछे आ गया। क्यूओयू को खड़ा देख उसने जोर से दहाड़ लगाई और उस पर झपट पड़ा। उसे ठंडे तरीके से मुक्का मारते देखा गया, जो सीधे 3 सिर वाले कुत्ते की ओर गया, लेकिन वह अप्रत्याशित रूप से एक शक्तिशाली बल से उड़ा दिया गया। गिरते हुए क्यूओयू ने अपने मुंह के कोने से बहते खून की परवाह किए बिना उसकी आंखों में ठंडी चमक दिखाई। उसने पागलपन से बुदबुदाया, ठीक है, अब पुरानी मुसीबत सुलझाते हैं। यह कहते ही उसके शरीर से बैंगनी ऊर्जा निकलने लगी। 3 सिर वाला कुत्ता उस खतरे से अनजान था जिसका सामना करना था। वह आक्रामकता से झपटा। जब उसने मुंह खोला मानो निगलने वाला हो, उसने जोरदार मुक्का मारा जो भारी प्रहार था। उससे भी बढ़कर क्यूओ ने जमीन से जोरदार लात मारी और उसी बल से 3 सिर वाले कुत्ते की ओर बढ़ा। बिजली की तरह उसने सेवेरस के सिर पर वार किया, इतना कि वह हर प्रहार का जवाब नहीं दे सका। उसके हर प्रहार से राक्षस के मांस के उड़ने की आवाज आती थी, लेकिन 3 सिर वाला कुत्ता आसान नहीं था। जैसे ही उसे पता चला कि उसे संभालना कठिन है, उसने अपनी अंतिम चाल का उपयोग किया। उसकी धातु से एक सयान ऊर्जा गेंद बनी। कायरोयू ने सिर घुमाया। उसके ठंडे चेहरे ने 3 सिर वाले कुत्ते की सहनशीलता को आंका। सेवर ने हरे कीचड़ को उगला। यह वहीं गिरा जहां कयाओयू खड़ा था। हरे कीचड़ के गिरते ही क्षेत्र जल्दी खराब होने लगा। उसने सिर झुकाया और कर्कश आवाज में चिल्लाया, मुझे यकीन नहीं होता। जब उसने सिर उठाया तो उसका उत्साह और बढ़ गया। काहिरोयू ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। उस समय काहिरोयू अकेला खड़ा था। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली था, विशाल 3 सिर वाले कुत्ते का सामना करते हुए। यह भयानक था, कभी कभी गर्जना कर रहा था। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने खुद को युद्ध के लिए तैयार किया। एक हाथ से उसने पीछे की लोहे की जंजीर कसकर पकड़ ली। जैसे ही उसने 3 सिर वाले कुत्ते की कमजोरी देखी, उसने तुरंत जंजीर कसकर घुमाई और उसके शरीर पर लपेट दी। क्यूओयू की ताकत बहुत थी। खींचकर उसने चेन कस दी। 3 सिर वाला कुत्ता मजबूती से बंध गया। कोई सिर हिल नहीं पाया। सेवरस बेचैन था, लगातार गरज रहा था क्यूओयू पर हमला करने की कोशिश में, लेकिन उसने उसे बंधन से निकलने का मौका नहीं दिया। वह जंजीर लेकर कूदा। कुछ आभास होते ही कैरोडो ने घबराकर पीछे देखा। उसका चेहरा भय से भर गया और वह चिल्लाया, क्या? एक पल की लापरवाही में वह जमीन पर जोर से गिरा। उसका शरीर दीवार के कोने से टकराया, जिससे वह दरकने लगी। चेन से बंधे होने के बावजूद सेरबेरस ने मौका लिया और झटके देने लगा। इससे चेन के दूसरे सिरे पर कायरोडो बार बार इधर उधर फेंका गया, लेकिन वह ज्यादा देर रक्षात्मक नहीं रहा। उसने जल्दी से संतुलन पाया और जंजीर का सिरा कसकर पकड़ लिया। क्योदो ने गुस्से में दहाड़ा, कमबख्त कुत्ता, मर जा! उसने चेन घुमाई और चिल्लाते हुए सेरबेरस को दूर फेंक दिया। अपनी चिल्लाहट बेअसर देखकर उसने हाथ कसकर मुट्ठी बना ली। बिना कुछ कहे उसने प्रहार किया। उसकी कठोर मुट्ठी से नीली ऊर्जा की किरण निकली। सेरबेरस ने प्रतिक्रिया देने में देरी कर दी। चिल्लाने से पहले ही क्योदो के मुक्के ने उसे पीछे धकेल दिया। दर्द में सेरबेरस ने तीखी चीख निकाली। यह तेजी से चेन के दूसरे सिरे पर कायोडो की ओर झपटा, लेकिन थोड़ी दूरी तक खींचा गया। मौके का फायदा उठाते हुए क्योदो फुर्ती से सेरबेरस की पीठ पर कूद गया और उसकी उग्र हरकतों को देखकर सोचा, इस कुत्ते को क्या हो गया है? क्या यह पागल हो गया है? कैमरा दाफू और अन्य की ओर मुड़ता है। वे दौड़ते हुए खुले स्थान पर रुके। उसने पीछे देखा और उसे सुरक्षित कहा। दाफू अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सका। जियोयू को अकेला देखकर वह पास आकर चिढ़ाते हुए बोला, छोटी बहन, डरो मत। वह आदमी शायद अब कुत्ते के पेट में है। अगर तुम परेशान हो तो मेरे कंधे पर सिर रख लो। उसके शब्दों से नाराज होकर शूयू बोली, चुप रहो।
तभी दूर से एक बड़ा काला साया उनकी ओर तेजी से आता दिखा। जूयू ने दौड़ती छाया देखी और आश्चर्य से कैरोडू को पुकारा। पास जाकर देखा, वह जंजीरों में बंधा सेरबेरस था, पर उसकी क्रूरता अनियंत्रित थी। इस समय डाफू और बाकी लोग डरकर भागने लगे, लेकिन अचानक सेरबेरस ने उन पर छलांग लगा दी। उसका मुंह खुला रह गया और उसने कैरोडू को सेरबेरस की पीठ पर देखकर हैरानी से कहा, हे भगवान, ये क्या है? शूयू ने चिंतित होकर कैरोडू को पुकारा। तुम ठीक हो? चेन को कसकर पकड़ते हुए उसने मुश्किल से सिर घुमाकर कहा, मैं ठीक हूं, मैं जा रहा हूं। डाफू ने काहिरो को विकृत होते और सेरबेरस को दूर जाते देखा और चिंतित होकर चिल्लाया, सब खत्म। सेरबेरस उसे नर्क के 7वें स्तर पर ले जा रहा है। सेरबेरस तेजी से दौड़ा। उसकी चाल फुर्तीली थी। वह चट्टानों के बीच हल्के से छलांग लगा रहा था। अचानक उसने गर्जना की और एक बड़े बोल्ट से टकराया, जिससे वह तुरंत फट गया। अंत में यह एक बड़े दरवाजे के सामने रुका। क्यूड़ो चौंक कर खड़ा हो गया, खुद से बड़बड़ाते हुए, यही है। अचानक जमीन पर एक चौकोर गड्ढा दिखा जो लाल रोशनी फैला रहा था। सेरबेरस इस स्थिति से परिचित था। वह तेजी से पास आया और उसका शरीर गहरे लाल रंग में लिपट गया। उसने सावधानी से कूदने की कोशिश की। सेरबेरस लौट आया, लेकिन यह उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देता? सेरबेरस ने सिर हिलाया। दहाड़ते हुए संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो गया। जैसे ही छलांग लगाई, उसे बांधने वाली जंजीरें, जिसमें काहिरा भी था, दूर फेंक दी गईं। और यह सब नहीं था। उसने मुंह खोला। लाल किरण उसके शरीर की तरफ बढ़ी। कायो जमीन पर गिरा और टूट गया। उसके चारों ओर गड्ढा बन गया। जमीन में दरारें पड़ गईं। उसने आंखें खोलने की कोशिश की और बुदबुदाया, धत्तेरे की, तुम्हें सच में हैकिंग का ज्ञान है? सेरबेरस नहीं रुका। उसने जोर से दहाड़ मारी और क्यूओ पर झपट पड़ा। वह अचानक खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर डर था और वह चिल्लाया, मेरा दर्द। सेरबेरस ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने जल्दी से सिर झुकाया और काहिरो को निगल लिया। यूं हो, सब खत्म। उसने गर्दन खींची और निगल लिया। सेरबेरस इससे पहले कि वह भोजन का आनंद ले पाता, अचानक उसके भीतर से कई लाल किरणें निकलीं। दर्द में करबेरस गरजता रहा, सिर उठाकर। कुछ सेकंड बाद क्यूयू ने तलवार से करबेरस की छाती पर गहरा घाव कर दिया। फिर वह जमीन पर आया। इस प्रकार एक बड़ा कृपालु बाघ क्यूयू द्वारा जोर से गिरा। वह कोर की ओर पीठ करके खड़ा था। एक ठंडी आवाज गूंजी, एक बार निगलना काफी है, लेकिन तुम फिर से निगलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम्हारा कुत्ता सच में मौत से नहीं डरता है ना? लेकिन जब वह ध्यान नहीं दे रहा था, तब सेरबेरस के घाव तेजी से भर गए, जैसे कि शुरुआत में थे। क्यूओयू आसन्न खतरे से बेखबर थे। उन्होंने खुद से जिज्ञासा की कि हत्या की खबर क्यों नहीं आई। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। इसके एक सिर की मौत हो गई थी, लेकिन यह फिर से जीवित हो गया। क्या यह अमर है? चीओयू के सवाल का जवाब देते हुए सेरबेरस पीछे से जागा। वह गुस्से में गरजा और उस पर झपटा। क्वायोयू ने भौं सिकोड़कर सोचा कि उसे इसके तीनों सिर काटने होंगे। काहिरोयू ने निर्णय कर लिया। उसके शरीर से अंधकार शक्ति निकल रही थी। उसका बर्फीला चेहरा डरावना था। नर्क जैसी आवाज में उसने दहाड़ा, मारो। बिना हिचकिचाहट क्यूओयू तीर की तरह सेरबेरस छाव की ओर बढ़ा। गर्जना हुई, तलवार देखो। उसने धीरे से अपनी पीठ से तलवार निकाली। सेरबेरस खतरे से अनजान भयंकरता से आगे बढ़ा। पल में उसके बड़े शरीर पर कई घाव हो गए। क्यूओयू ने छलांग लगाई और एक बार में तेजी से सेरबेरस का एक सिर काट दिया। दाफू और बाकी लोग तूफान में टिके रहने की कोशिश कर रहे थे। चियोयू और सेरबेरस की लड़ाई ने दाफू को डरा दिया। उसने कहा, हे भगवान। उसने सोचा कि बूढ़ा सच में उसकी परवाह करता है। यह बच्चा सच में लोगों को चौंका सकता है। क्याओयू और सेरबेरस की लड़ाई में सेरबेरस का एक सिर काट दिया गया था। इस समय क्यूओ बहुत गंभीर था। उसने सोचा कि वह इस मौके का फायदा उठाएगा, क्योंकि सिर अभी तक नहीं उगा था, और उसे खत्म कर देगा। कटे गर्दन से लाल खून बह रहा था, जो बड़े क्षेत्र को भिगो रहा था। शेष दो सिरों ने देखा और गुस्से में क्यू पर गरजे, लेकिन ध्वनि से पहले ही उसने तलवार से काट दिया। क्यूयू ने हवा में पलटी मारी। जब वह आखिरी वार के पास से गुजरा तो उसने याद दिलाया, सिर्फ तुम ही बचे हो। शेष सिर सहमत नहीं था। यह उसे निगलने के लिए गरजते हुए झपटा। क्यूओयू ने जमीन पर जोर से लात मारी और बल का उपयोग कर उसके खुले मुंह में कूद गया। सेरबेरस के मुंह के अंदर एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे जमीन हिल गई। सिस्टम ने तुरंत संदेश दिखाया। महाकाव्य नरक शिकारी सेरबेरस को हराया। 29 मुफ्त विशेषता अंक मिले। अनुभव 145 से बढ़ा। स्तर ऊपर हुआ। सफलतापूर्वक वर्तमान अनुभव 2500। इनाम में 10 मुफ्त विशेषता अंक मिले। क्यूओ ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा। तलवार से हरी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। प्रक्रिया पूरी होते ही प्रणाली ने हथियार उन्नयन का संकेत प्रदर्शित किया।
कियो यू ने तलवार को देखा और चौंक गया। उसके पास नए संदेश थे। गोल्डन ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड बी रैंक ड्रैगन की गर्जना कॉम्बो। जब खिलाड़ी का हमला रोका जाता है तो एक फॉलो अप हमला स्वतः शुरू होगा और 5 डैमेज बढ़ेगा, जो अनंत रूप से स्टैक हो सकता है। अन्य दुनिया के प्राणियों को 20 और नुकसान हुआ, कियाओ यू ने हैरानी से कहा। यह तलवार सच में खुद को अपग्रेड कर सकती है। तभी दाफू और बाकी दोनों भी जल्दी वहां पहुंच गए। शू यू चिंतित थी। वह दौड़ते हुए बोली, क्यों यू, सब ठीक है? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूं। क्या एक कुत्ता दुनिया बदल सकता है? दाफू, जो सुन रहा था, अविश्वास में चुप था। उसने सच में 3 शेयर बेरस को हरा दिया। कुछ देर बाद उसने हाथ बढ़ाकर पास के लाल रत्न को छुआ। उसके सामने आत्मा छीनने और आत्मा चुराने वाले महान टॉनिक की जानकारी आई। आत्मा छीनने और चुराने वाला महान टॉनिक भी रैंक सिंगलस आइटम है। उपयोग के बाद सभी विशेषताएं 100 अंक बढ़ती हैं और 1 मिनट तक रहती हैं। उपयोग के बाद आध्यात्मिक शक्ति 10 घटती है। काहिरो यू ने रत्न हाथ में लिया और मुस्कुराया। वह चुपचाप खुश था, सोचते हुए कि सभी गुणों में 100 अंक बढ़ रहे हैं। मेरे लिए यह दुष्प्रभाव कुछ नहीं है। दाफू ने उसे बगल से खुश देखा और जिज्ञासा से पूछा, क्या बात है, तुम इतने खुश क्यों हो? कुछ अच्छा मिला क्या? काहिरो यू ने जल्दी से रत्न छिपा लिया। उसने औपचारिकता से कहा, कुछ नहीं, बस एक बेकार चीज है। हालांकि उसने ऐसा ही कहा, लेकिन दिल में चुपचाप गणना कर रहा था। अगर वह सच में बैजी का व्यक्ति है तो यह टॉनिक उसे चौंका सकता है। अचानक शिव यू आई और उसे खींच लिया। गंभीरता से उसने कहा, क्यों, एक पल के लिए यहां आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जब वे दूर एक सुनसान जगह पहुंचे तो झुओ यू ने राहत महसूस की और बताया, रास्ते में मैंने दाफू से पूछा, उसने पहले ऐसा क्रॉस चिन्ह नहीं देखा था। क्यू ओ यू ने हैरानी से पूछा, क्या जब हम इस उदाहरण में आते हैं तभी ये 2 क्रॉस प्रतीक दिखते हैं? वह सोचकर चकित थे कि इसका कोई खास मतलब हो सकता है। अचानक उनके गले के 2 क्रॉस प्रतीक खुद से ऊपर उड़ गए। एक सिस्टम इंटरफेस तेजी से प्रकट हुआ। खिलाड़ी को बधाई, कार्य पूरा करने पर अंतिम कार्य की घोषणा 4 घंटे में की जाएगी। अचानक एक प्रकाश की किरण उनके बीच से गुजरी। वे सीधे आकाश की ओर चले गए। सिस्टम इंटरफेस जानकारी दिखाता रहा, अंतिम परीक्षा, इन 20 क्रॉस प्रतीकों को प्लूटो के मंदिर के छेदों में डालें। प्लूटो को खत्म करें। कृपया नकली नर्क के ढहने से पहले भागें, नहीं तो आप सब साथ दफन हो जाएंगे। दाफू और शियाओ यूं भी कांप रहे थे। दाफू को याद आया। उसने डर से चिल्लाकर पूछा, ये क्या है? आप क्या कर रहे हो? कियो यू ने भौहें उठाकर पूछा। दाफू, मैं पूछता हूं, आपने नकली नर्क में आखिरी काम क्या किया था? दाफू ने कहा, प्लूटो के मंदिर में प्रवेश करना था। जैसे ही आप मंदिर में जाते हैं, उदाहरण पूरा हो जाता है। यह सुनकर कियो यू का चेहरा गंभीर हो गया। वह सोचने लगा, लगता है कि झुओ यू और मैंने कुछ किया जिससे स्थिति बदल गई। अचानक शू यू ने सबको चिल्लाकर कहा, चलो इस समस्या को जल्दी सुलझाएं, मैं यहां और नहीं रहना चाहता। यह सुनकर दाफू ने कहा, ठीक है, मैं यहां और नहीं रहना चाहता। यह सुनकर दाफू ने कहा, ठीक है, मैं यहां कई बार आ चुका हूं। मैं आप सबको प्लूटो मंदिर ले जाऊंगा। देर तक चलते चलते जब तक चांद नहीं उगा, वे आखिरकार प्लूटो मंदिर के द्वार पर पहुंचे। दाफू ने जोर से चिल्लाया। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, पर वह नहीं खुला। उसने हैरानी से पूछा, यह क्या हो रहा है? पहले तो यह दरवाजा हल्के धक्के से खुल जाता था। अचानक झो को कुछ दिखा। उसने दीवार की तरफ इशारा किया और कहा, क्यू ओ यू, यहां देखो। वह उस दिशा में देखने लगा। क्यू यू ने हैरानी से दीवार में बने क्रॉस के आकार के छेद देखे। दाफू ने तुरंत कहा, नहीं, मैंने इन्हें पहले नहीं देखा। इससे पहले कि वह कुछ कहता, क्यू ओ यू ने उसे रोक दिया। यह हमारे शरीर पर बने क्रॉस के प्रतीकों से मेल खाता है। जैसा बताया गया था, दोनों ने मिलकर दीवार के छेदों में क्रॉस डाल दिए। पलक झपकते ही भारी दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर से ठंडी हवा अंदर आई। वे चारों चुपचाप खड़े थे। उनके सामने अंधेरा कमरा था। क्याओ यू अचानक बेहोश हो गया। उसने आंखें कसकर बंद कर लीं। जब उसने फिर से आंखें खोलीं, उसके सामने हड्डियों का ढेर था और वह खून के समुद्र के ऊपर तैर रहा था। क्यू ओ यू ने उलझन में पूछा, यह? वह जल्द ही कंकालों के ढेर पर खड़ी आकृति की ओर खिंच गया। हवा उसकी चादर उड़ा रही थी। उसने पूछा, वो कौन है? उस व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया, बस सिर थोड़ा घुमाया और ठंडी हंसी हंसी। केवल देखकर काहिरो का चेहरा सफेद हो गया। डर से वह तेजी से वास्तविकता में लौटा। सब एक ताबूत की ओर बढ़े जिसमें प्लूटो सागर था। अंदर चुपचाप लेटे। छिओ ने होंठ दबाए और दिल में देखे दृश्य पर सोचा, क्या यह उसकी मौत का दृश्य था? जुओ यू ने कैरो यू का चेहरा देखकर चिंतित होकर पूछा, आप ठीक हैं? यह सुनते ही उन्होंने पूछा, क्या देखा? जुओ यू ने सिर हिलाया, मैंने कुछ नहीं देखा।
कायरो यू ने नजरें झुका लीं, सोचते हुए। क्या यह हो सकता है कि वह दृश्य सिर्फ मैंने देखा? तभी दफ्फू चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? नहीं हो सकता। मैं कई बार प्लूटो मंदिर गया हूं, हर बार वह खाली था। वहां इतना बड़ा ताबूत क्यों है? इस बार कैरो यू ताबूत की ओर शांति से बढ़ा। वह चुपचाप अंदर लेटे व्यक्ति को देख रहा था। अचानक ताबूत में लेटे व्यक्ति ने आंखें खोलीं और उसके होंठ मुस्कुरा उठे। कयाओ यू चौंक गया और जल्दी पीछे हट गया। उसने जोर से चिल्लाकर अपने आसपास के लोगों को सूचित किया। पलक झपकते ही ताबूत खाली था, जैसे वहां कुछ नहीं था। ताबूत से आकृति निकली और प्रोजेक्टर की तरह कियाओ यू की ओर तेजी से बढ़ी। कियाओ वहीं मजबूती से खड़ा रहा जहां से वह आया था। वह बाईं ओर उड़ गया। कियाओ यू ने सोचा, क्लासेस इंग्लिश आइटम का उपयोग नहीं हो सकता था। अचानक किसी ने उसे पुकारा। शियाओ यू ने कई बार पुकारा, क्यों क्यों? वह होश में आया। उसने उलझन में पूछा, क्या हुआ? शुयू ने कहा, तुमने क्रिस्टल ताबूत छुआ और तुम्हारा शरीर जम गया। हमने पुकारा पर तुमने जवाब नहीं दिया। काहिरो यू को समझ आया, ऐसा ही था। लगता है मैंने भ्रम देखा। शायद वह व्यक्ति जानबूझकर अपने दर्शकों के लिए दृश्य बना रहा था। आप हैरान होकर देखते हैं, फिर भी समझ नहीं पाते। सिस्टम अधिसूचना कहती है कि क्लास बी सर्कोफेगस में लेटने से गतिशीलता खो जाएगी, लेकिन शरीर कभी नहीं सड़ेगा। वांग दाफू बोले, मुझे लगता है यह अंडरवर्ल्ड का सर्कोफेगस है। किंवदंती है कि सच्चे अंडरवर्ल्ड तक पहुंचने के लिए अंडरवर्ल्ड के वेई क्षण से जाना होगा। यह संभव लगता है कि यह सच है। असली अंडरवर्ल्ड डरावना है। उसमें जाना मतलब मौत, बिना जीवित बचने की उम्मीद। क्यों यू ने पूछा, जब यह इतना खतरनाक है तो असली दुनिया में क्यों जाएं? उन्होंने बताया कि यह निश्चित रूप से अंडरवर्ल्ड किंग की विरासत के लिए है। नहीं तो कौन वहां जाएगा? आपको डर नहीं है? खुद सोचिए। अंडरवर्ल्ड किंग की विरासत, इसका अंडरवर्ल्ड किंग से क्या संबंध है? क्या वह वही नस्लीय प्रतिभा नहीं है जो मैंने अभी अभी पाई है? वांग डाफू ने इशारा किया, देखो, सर्कोफेगस के नीचे 2 चाबी के छेद हैं। कियाओ यू और याओ यू चुप रहे। उसने गले में लटके क्रूस को उठाया। दोनों ने अपने क्रूस खांचे में डाले। वे सर्कोफेगस के आधार में फिट हो गए। अचानक एक भयंकर भूकंप आया। दूर खड़े हुआ शी ने सवालिया अंदाज में पूछा, क्या हुआ? सिस्टम नोटिफिकेशन। बधाई हो खिलाड़ी, आपने अंतिम कार्य पूरा कर लिया है। यह जगह जल्द ही गिरने वाली है। कृपया तुरंत बाहर निकलें। खिलाड़ी कियोयू और आप। कक्षा ए खिलाड़ी कियोयू को 200 अनुभव अंक मिलते हैं। मुक्त विशेषता बिंदु 20 अंक। कक्षा सी उपकरण बुद्धिमत्ता। याओ यू ने आवाज दी, क्यों? मेरा इनाम ढाल है। तुमने जल्दी कहा। ठीक है, यह जगह गिर रही है, चलो जल्दी निकलते हैं। वांग दाफू खुद को रोक नहीं सके और उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों ने क्या किया? वह गुस्से में बोले, यह मेरी आय का स्रोत है। आपने इसे नष्ट कर दिया। यह मेरे जीवनयापन के साधन को काटने जैसा है। तुम नहीं जा सकते। काहिरो यू ने आश्चर्य से पूछा, वांग दाफू, क्या तुम पागल हो गए हो? हम बाहर निकलने के बाद हिसाब करेंगे। नहीं तो जब यह स्थिति गिरेगी तो तुम और मैं यहीं दफन होंगे। उसने जिद्दी होकर कहा, सच में? तुमने मेरी रोजी रोटी छीन ली। क्या फर्क पड़ता है कि मैं जाऊं या नहीं? हुआशी चिल्लाई। वांग दाफू, अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे भी साथ ले चलो। वांग दाफू ने उसे बिना झिझक के जोर से लात मारी। वह परेशान करने वाली औरत है। मैंने पहले ही कहा था, वह बहुत बोलती है। यह सच में परेशान करने वाला है। हुआ जी ने उसकी किक सहन की और दूर फेंक दी गई। कायरो यू ने शांति से पूछा, क्या आप हमें सिर्फ इस दंगे के कारण रोक रहे हैं? वांग दाफू ने लापरवाही से कहा, क्यों? क्या आपको लगता है कि मेरे पास हमला करने का कोई और कारण है? आपने कहा, हाँ। यह सुनकर उसने कहा, तो बताओ। क्यों? यू ने कहा, क्योंकि तुम बाईजी के आदमी हो। वांग दाफू हंसा। कोई आश्चर्य नहीं कि उच्च अधिकारी ने तुम्हें पकड़ने का आदेश दिया। आप सच में प्रभावशाली हैं। मैंने खुद को अच्छे से छुपाया, फिर भी आपने देख लिया। उस मामले के बारे में आप मुझे बता सकते हैं। आपको मुझ पर शक कब हुआ? क्याओ यू ने शांति से कहा, जैसे ही आपने बाईजी टैटू दिखाया वह चौंक गए। बस इतना ही? आप पक्का हो गए? बस ऐसे ही। वांग दाफू काहिरो की बात सुनकर चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आया क्या कहें। 2 क्रूस उसके पैरों के पास फेंके गए। आपने पूछा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये क्रूस भी आपके बाईजी के लोगों ने बनाए थे, सही है? वांग दाफू ने देखकर मुस्कुराया। आप भी चतुर हैं। चूंकि आपको सब पता है, आपको समझना चाहिए कि आज आप बच नहीं सकते। इस क्षण चियो यू ने कहा, मेरा एक सवाल है। अगर आपका उद्देश्य मुझे पकड़ना है तो इसे क्यों नष्ट कर रहे हैं? वांग दाफू ने आश्चर्य से कहा, उम्मीद नहीं थी कि आपको यह नहीं पता होगा। तब मैं आपको बता दूंगा। इस उदाहरण को नष्ट करना आपके ठिकाने का पता लगाने से आंतरिक दुनिया को रोकने के लिए है। उसने हाथ बढ़ाया। चाहे कुछ भी हो, पहचान खोने पर जिपिंग यांग आपको आसानी से नहीं छोड़ेगा। वह आपको खोजने की पूरी कोशिश करेगा। जब यह उदाहरण ढहेगा, वह आपको नहीं खोज पाएगा। कियो यू ने कहा, यही बात है। लेकिन आप इतने कमजोर हैं, कैसे पकड़ेंगे? वांग दफा के शरीर से काली ऊर्जा निकल रही थी।
वह चालाकी से मुस्कुराया। इसकी चिंता मत करो। एक पल में वह आगे बढ़ा और QOU को पकड़ लिया, जिससे उसके 133 स्वास्थ्य अंक कम हो गए। QOU उसकी गति पर विश्वास नहीं कर सका। वह इतना तेज कैसे हो सकता है? एक शिखर शिकारी भी उसे नहीं पकड़ सकता था। वांग दाफू पीछे से बोले, अपनी अकड़ बनाए रखो बच्चे। शियू दौड़कर आया और ढाल से बचाते हुए बोला, कैरो, सावधान रहो। वांग दाफू ने पंजों से ढाल पकड़ने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। यह देखकर वह चौंका। एक क्लास शील्ड पर वांग दाफू खुद को कहने से रोक नहीं सके, तुम्हारी किस्मत गजब है। एक डी क्लास इंस्टेंस वाकई एक क्लास उपकरण गिरा सकता है, लेकिन अफसोस, यह उपकरण जल्द मेरा होगा। शिए यू ने नाक भौं सिकोड़ी और कहा, अपनी दवा का स्वाद चखो। उसने सोचा, अब मैं कायरो यू के पीछे खड़ी होकर बोझ नहीं बनूंगी, उस ढाल से बाहर निकलूंगी। वांग दाफू की चाल से वह हवा में उड़ा, लेकिन वांग दाफू ने खुद को तुरंत संभाल लिया और संतुलन बनाए रखा। वह गिरा नहीं। काहिरो यू ने सोचा, उम्मीद नहीं थी शे यू इतनी ताकतवर होगी। उसने संघर्ष करते वांग दाफू की ओर देखा और चिल्लाई, आओ। उसने तलवार निकाली और हंसते हुए कहा, दो नौसिखिए। वांग दाफू ने घमंड से कहा, क्या सच में सोचते हो कि तुम मुझसे लड़ सकते हो, एक मध्यम स्तर के खिलाड़ी से? वांग दाफू तेजी से बढ़ा और बोला, अब देखता हूं तुम कैसे रोकते हो। शिए यू ने सोचा, बहुत तेज है, वह सच में हत्यारा है। पलक झपकते ही वह ढाल के पीछे गया और बोला, अगर तुम उसे ऐसे बचाते हो तो मुझे निर्दयी मत कहना। यह कहकर वांग दाफू ने तलवार चलाई, जोर से शिए यू पर वार किया। क्यों यू, जो पीछे खड़ा था, ने देखा और डरते हुए पुकारा, शिए यू। उसने तुरंत एक लाल चीज निकाली और मुंह में रख ली। यह आत्मा को झकझोरने वाला महान ताना था। सभी गुण 100 अंकों से बढ़ गए। आत्मा 10 से घट गई। इस समय क्याओ यू के शरीर में बड़ा उछाल प्रतीत हो रहा था। यह यांत्रिक रानी का क्रोध था। उसकी आंखों में हत्या का इरादा था और उसने वांग दाफू की ओर मुक्का ताना। क्योयू ने मुक्का मारा, जिससे वह उड़ गया। उसने चिल्लाया, दफा हो जाओ। क्याओयू ने शियू से पूछा, तुम ठीक हो? उसने कहा, हाँ ठीक हूं। शियू ने अचानक उसे देखा और कहा, सावधान रहो। उसने फुर्ती से ढाल उठाई। वांग दाफू के हमले को रोका। हमले की ताकत से शियू पर भी असर पड़ा। उसकी आस्तीन फट गई। क्यूरुओयू ने यह दृश्य देखते ही शियू की ढाल का समर्थन करने के लिए तेजी से दौड़ लगाई। वांग दाफू यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वह जिद्दी नहीं था। उसने हथियार म्यान में डाला और स्थिर खड़ा रहा। थोड़ी दूरी पर किसी ने धीरे से पुकारा, कैरो यू। उसने कहा, यूर, तुम घायल हो, आराम करो। फिर कायरो यू के हाथ में बुद्धिमत्ता की छड़ी आ गई। यह सी क्लास आइटम था। इससे मानसिक शक्ति 20 बढ़ी, कौशल क्षति 30 हारे 100 बढ़ी। प्रतिबंधित पेशा स्तर शुरुआती 11। क्याओयू ने 2 आंकड़े पकड़े थे। उन्होंने सुनहरी ऊर्जा छोड़ी। बगल वाले से कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो। वांग दाफू ने चियू की ओर देखा। उलझन में था। बच्चे, ये क्या पहना है? तुम नेक्रोमेंसर हो? क्यूओयू ने ध्यान नहीं दिया। उसने हल्के से उंगलियों पर उठकर जमीन में दरारें बना दी। वह वांग दाफू की ओर दौड़ा और जोरदार प्रहार किया। फिर चिल्लाया, हमला करो। उसके होंठों पर मुस्कान थी जब उसने कहा, नेक्रोमेंसर मुझ जैसे हत्यारे पर हमला कर रहा है? क्यूओयू ने धीरे से कहा, नेक्रोमेंसर के बारे में क्या? उस क्षण उसने अपनी छड़ी को ड्रैगन की गर्जना में बदल दिया। मिलकर प्रहार किया। चियू ने अपना हथियार वांग दाफू पर चलाया, लेकिन वह रुक गया। वांग दाफू चौंका और सोचा, यह क्या हो रहा है? उसकी गति और ताकत अचानक बढ़ गई। वह भीतर ही भीतर चकित था। नेक्रोमेंसर दुनिया में सबसे कमजोर नहीं होते। यह लड़का इतना ताकतवर हमला कैसे कर सकता है? इस बीच क्योयू ने तेजी से आत्मा भक्षण अंगूठी का उपयोग किया, यह सोचकर कि कौशल और शक्तिशाली गोली के समर्थन से जैसे ही ड्रैगन की गर्जना का कॉम्बो बनेगा, मैं उसे दबा सकता हूं। उस पल वांग दाफू ने लाल रोशनी की ओर देखा और चौंक कर बोला, यह क्या है? कायरोयू को लाल रोशनी के पीछे से तेजी से आते देख उसने सोचा, मेरी गति धीमी हो गई है। अच्छा नहीं है, मैं नहीं बचूंगा। वांग दाफू सिर्फ तलवार से क्योयू के डंडे का हमला रोक सकता था। फिर उसने देखा कि उसकी शक्ति कम हो गई थी। क्योयू ने अवसर देखकर जोर से चिल्लाया, ड्रैगन की दहाड़ कॉम्बो। उसने सीधे आक्रमण किया, वांग दाफू को दबा दिया, जिससे जमीन फट गई। क्यूओयू लगातार ड्रैगन की दहाड़ कॉम्बो से वार कर रहा था। वांग दाफू सिर्फ बचाव कर सकता था, जवाबी हमला नहीं कर सका। उसने फिर से अपनी सबसे ताकतवर तकनीक ड्रैगन की दहाड़ का उपयोग किया। उसकी तलवार अब नहीं सह पाई और टूट गई। वांग दाफू ने तुरंत चिल्लाया, रुको। वह सोच नहीं सका, मैं एक मिडविल हत्यारा, एक नौसिखिए से इस स्थिति में लाया गया हूं। वांग दाफू मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने वांग यू से पूछा, बच्चे, क्या तुम बाई जी के बारे में नहीं जानना चाहते? क्यों? क्या तुम अपने माता पिता के बारे में नहीं जानना चाहते? मुझे मारो, याओ को कुछ नहीं पता चलेगा। क्याओयू की तकनीक सुनहरे ड्रैगन में बदल गई, जो उसकी ओर बढ़ रही थी। वांग दाफू चिंतित होकर बोले,
बच्चे, ध्यान से सोचो, मुझे मार दो और याओ को कभी पता नहीं चलेगा। इस जानकारी को समझने के लिए जान लो कि इस दुनिया में भी बाईजी के सुराग हैं। कैरो के बोलते ही आपने तुरंत ड्रैगन को छोड़कर उसे पटक दिया। वांग डाफू धीरे धीरे बेहोश हो गए, लेकिन बोले, क्या सच में मुझे मारने की हिम्मत है? बाईजी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वह जमीन पर लेटा और धीरे धीरे गायब हो गया। तब काहिरो ने दांत भींचे। उसका चेहरा गंभीर था और वह चुप रहा। थोड़ी देर बाद उसने गुस्से में कहा, तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था। मेरी ड्रैगन रोर स्लैश कौशल जानकर मैं रुक नहीं पाया। दूर से अचानक हंसी सुनाई दी। काओ डू ने हैरानी से सुना, वांग दाफू सच में बेकार है। मुझे नहीं समझ आता कि बॉस ने वक्ता पर भरोसा क्यों किया। वह हुआ शिया था। उसने पहले ही उसे बेहोश कर दिया था। दोनों ओर से बंधक, उसकी गर्दन पर चाकू था। काओ डू ने चौंक कर पूछा, तुम हो? क्या तुम बाईजी के हो? हुआ शिया ने फौरन कहा, हां। उसने पूछा, क्या तुम चौंके नहीं? हुआ शिया ने हाथ से चेहरा छुपा लिया। हम पहले भी मिले हैं। उसके चेहरे से मास्क हटा। इस समय कियाओ ने उसे पहचाना। आश्चर्य से उसने कहा, हुआसिस का नाम? आश्चर्य में असली चेहरा देखकर हुआसी ने कहा, उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे याद रखोगे। अद्भुत है। क्यूडो मुस्कुराए, हां, मैंने तुम्हें पहचाना। बहन हुआशी, पहले मेरे दोस्त को जाने दो। कुछ बात करनी है तो बाद में कर लेंगे। रुको। हुआसी हंसी और बोली, क्या तुम्हें लगता है कि यह मुमकिन है? तुम बेवकूफ हो या मैं? उसने धीरे से आह भरी। कहना होगा, पिछली बार तुम सच में प्रभावशाली थे कि इतने परीक्षार्थियों के बीच भागने में सफल रहे। भागना? इस बार देखते हैं क्या तुम फिर से भाग सकते हो। कियाओ चुप रहा, सोचते हुए, भागना? मेरी ताकत अब बिल्कुल अलग है। उसने धीरे से डंडे की पकड़ मजबूत की और आत्मा छीनने वाली टॉनिक गोली का असर खत्म नहीं हुआ था। हुआसी ने कहा, अगर लड़ना है तो 2 बार सोचें। प्रणाली ने हुआसी की पहचान, जानकारी, पेशा, हत्यारा क्षेत्र, उन्नति स्तर 35 दिखाया। क्यू डू बहुत हैरान थी। इस उन्नति को देखकर उसने मुझे उसकी विशेषता देखने दी। मैं इससे कैसे लड़ूं? 10 टॉनिक गोलियों के बावजूद मैं जीत नहीं सकता। हुआ शिया ने हल्के से छुरी चमकाई और पूछा, क्या तुम डर गए? उसने फिर से दोनों तरफ के लोगों की गर्दन पर चाकू रखा और कहा, जब तक तुम मेरी बात मानोगी बहन, मैं पुराने गिले शिकवे भुलाने पर सोच सकती हूं। अचानक छत से जोरदार कंपन हुआ। दीवारें गिरने लगीं। पूरा स्थान तेजी से गिरती ईंटों से प्रभावित हुआ। चारों ओर धूल छा गई। काहिरोडू ने अपनी छड़ी उठाई और कहा, ठीक है, लगता है मानना ही पड़ेगा। उसने कहा, लेकिन मैं जिज्ञासु हूं। बैजी, तुमने एक डी क्लास डंगोनन को नष्ट करने की इतनी मेहनत की सिर्फ मुझे जैसे शुरुआती को पकड़ने के लिए। क्या यह इसके लायक है? हुआ जियाई ने बस मुस्कुराते हुए कहा, कायरो, तुम साधारण शुरुआती नहीं हो। उसने चिल्लाया, एक शुरुआती नेक्रोमैंसर जो अपने शरीर से मध्यवर्ती स्तरों को हरा सकता है, यह काबिले तारीफ है। जब आप बाईजी वेई के महान आदर्श देखेंगे तो आप बिना झिझक बाईजी में शामिल हो जाएंगे। कियाओडू ने सोचा, यह मजबूत विश्वास। मैंने इसे पहले यांत्रिक साम्राज्य की रानी राक्षस के चेहरे पर देखा है। रानी जल्दी प्रकट हो। उसने सामने उन्मत्त हुआशी को देखा और चिल्लाया, अगर वह नहीं आई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। उसने कहा, चलो चलते हैं, यह तुम्हें बाईशी की महानता दिखाएगा। कियोडो ने अचानक हथियार उठाया, लहराते हुए चिल्लाया। जो लोग हुआ जिया के नियंत्रण में थे उन्होंने आंखें खोल लीं। वह जल्दी से उसके नियंत्रण से मुक्त हो गई। फिर काहिरो ने तुरंत डंडा घुमाया और हुआ जिया पर हमला किया। दूसरी पार्टी ने बचाव किया। हुआ ने तलवार घुमाई, बैंगनी ऊर्जा बहने लगी। उसने कहा, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मुझे तुम्हारे अंग तोड़कर ले जाना पड़ेगा। मैंने ब्लेड घुमाया। झुओ यू ने ढाल से रोका और चिल्लाया, लापरवाह मत बनो। हुआ ने कहा, यह साफ नहीं था। तुम्हारा और इस लड़की का भाग्य अभी भी जुड़ा है। उसने दिशा बदली और जुयू को पैर से झाड़ दिया। उसे तुरंत दूर फेंका गया। दीवार से टकराई, जिससे जोरदार झटका लगा। दूसरी ओर की ने उसे एक बार देखा। इस तरह हमला होते देख शियू यू को ही पुकार सकता था। उसने डंडा घुमाया और सोचा, अगर मैं 100 ड्रैगन की चीखें इकट्ठा कर लूं और 1000 बार वार करूं तो शायद उसे हराने का मौका मिल सकता है। लेकिन यह उसकी उम्मीद से ज्यादा था। दूसरी ओर हुआ ने आसानी से केआई अक्षर 1E-C1U धूल को चकमा दिया। वह पास आई और मुस्कुराते हुए तलवार उठाई। तलवार में बहुत ऊर्जा थी। हुआ ने उसे आसानी से केआई अक्षर 1E-C1UDA के शरीर में घोंप दिया। इस हमले के बावजूद वह जल्दी से पीछे हट गया। खुद को संभालते हुए हुआ ने हल्की आह भरी। एक पैर पहले ही बर्बाद है और अब भी अंग बाकी हैं। केआई अक्षर 1E-C आप क्या करेंगे? एक कंधे पर सहारा लेते हुए बोला, मैं शायद 4 अंग अपंग करना काफी है। 5वां छोड़ दें? हुआ मुस्कुराई, आहा, फिर से सोचने दो। पलक झपकते ही वह बिजली की गति से की लेटर 1E-C1U की ओर बढ़ी और उसके हाथ पर जोर से वार किया।
कि आई लेटर 1E1U गुप्त रूप से चौंक गया। उसकी रक्षा बेकार थी। वह इतनी तेज थी कि मैं प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। हुआ फिर रुकी। वह KI लेटर 1E1U के पीछे खड़ी थी। उसके हर प्रहार तेज और फुर्तीले थे, पीठ पर भारी वार कर रहे थे कि लेटर 1E1U इन हमलों को सहते हुए अब जमीन पर खड़ा नहीं हो सका। हुआ ने शांति से अपनी तलवार उठाई और उससे कहा, मुझे बताओ, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या शुरू से ही मान लेना बेहतर नहीं था? बिना कुछ कहे उसने की लेटर 1E1U पर जोर से मारा और उसे धकेल दिया। इस बिंदु पर कि लेटर 1E1U खुद को रोक नहीं पाया और पत्थर की ओर हवा की तरह दौड़ा। खांसते हुए वह गलती से ऊर्जा पर गिर पड़ा। कि लेटर 1E1U ने उठने की कोशिश की पर असफल रहा। उसने सोचा, इस ताबूत में मुझे रोकने की क्या ताकत है? यह खतरनाक है। कि लेटर 1E1U ने जल्दी से अपने शरीर को आराम दिया। सोचता हूं कि मैं बहुत थक गया हूं। हुआ ने उसे खतरनाक नजर से देखा और कहा, अच्छी तरह सो, जब जागोगे हम गंतव्य पर होंगे। दूर से आई अप्रत्याशित आवाज ने उसे भ्रमित कर दिया और कि पत्र 1E1U को नीचे रख दिया। हुआ को ज्यू को हकलाते देख हैरानी हुई। कैसे? ये कैसे हो सकता है? उसने अपनी ढाल की ओर देखा जो नीली रोशनी बिखेर रही थी। उलझन में, क्या ये ज्वालाएं अधोलोक की हैं? असंभव है। उस पल जुयू की आंखें नीली लपटों से चमकीं। उसने चिल्लाया, KI पत्र 1EC1 जारी करो, पत्थर के ताबूत पर लेट जाओ। उनकी बातचीत सुनकर मैं सोच नहीं सका, क्या वह सच में यूं है? यह अद्भुत है। धूल अभी भी थी और शुयू की ढाल पर नीली ऊर्जा की लपटें थीं। ऊर्जा घूम रही थी, होवा को मरने के लिए मजबूर कर रही थी। वह लपटों से प्रभावित हुई और चिल्लाई, यह सच में अधोलोक की आग है! यह सच में अधोलोक की आग है। उसने उसे बस कोमल निर्देश दिए। उसकी ढाल साधारण एक क्लास शील्ड नहीं हो सकती, अन्यथा यह नर्क की आग का सामना नहीं कर पाता। काहिरो यू की ओर वह दूसरे आयाम में था। उसने पूछा, शियाओ यू, तुम ठीक हो? क्या हुआ होगा? कियो यू ने चिंतित होकर सोचा, शियाओ यू, उसके जैसी एक दृढ़ लड़की, वह कैसे इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी हुआ शिया के साथ इतनी भयंकर लड़ाई में शामिल हो सकती है? क्या हुआ? बाहर हुआ शिया बहुत गुस्से में थी। इस समय वह यूरे पर पागलपन की हद तक गुस्सा थी। इस समय हुआ की आंखों में पाताल की आग चमक रही थी। वह गरजी। धूल का बादल उठा और इस जगह को घेर लिया। क्यूओ ने चिंतित होकर चिल्लाया, शो यू, तुम कहां हो? ठीक हो? वह अंधेरे में था, फिर भी जो यू से बोला, मुझे मत डरा। मुख्य स्थान के बाहर क्यूयू ने भी हैरानी जताई। सिर्फ शियोयूशी पहुंचा। फिर काहिरोयू के पास पत्थर के ताबूत के बगल में शी ने कहा, मैं यहां हूं। कयोयू ने चकित होकर कहा, यह अच्छा है। सही हुआ। शिया का क्या हुआ? क्या वह भाग गई? शुयू ने कहा, हां, वह भाग गई। यह सुनकर उसने कहा, चलो जल्दी निकलें, यह स्थिति जल्द ही ढहने वाली है। शुयू, उसने अचानक हाथ बढ़ाकर काहिरोयू के सिर पर रखा, जिससे वह चौंक गया। शुयू ने कहा, माफ करना काहिरोयू, शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। काहिरोयू ने उलझन में पूछा, क्यों? उसने कोई साफ जवाब नहीं दिया, बस बार बार कहा, माफ करना, सच में माफ करना। क्याओ यू? यह सुनकर क्याओ यू बहुत चिंतित हो गए और जो यू से पूछा, क्या हुआ है? पहले मत रो, पहले मुझे इस ताबूत से बाहर निकालो। बाहर खड़ी श्याओ यू ने धीरे से क्याओ यू के माथे पर एक कोमल चुंबन दिया। उसकी आंखों से आंसू गालों पर लुढ़क रहे थे। श्याओ यू ने कहा, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से देख रही हूं। मुझे तुमसे अभी भी बहुत सी बातें कहनी हैं, लेकिन समय नहीं है। यह स्थिति जल्द ही ढहने वाली है। मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा। जब उसने देखा कि वह जवाब नहीं दे रही, तो कनियो यू ने भौहें चढ़ाई और चिल्लाया, क्या हुआ? बता सकती हो? अचानक इमारत की छत से बिजली का तेज झटका गिरा। बिजली की बोल्ट सीधे जमीन पर गिरी, बड़े मकानों को नष्ट कर दिया। शियू पहले ही चियाओ यू और पत्थर के ताबूत को अंतरिक्ष द्वार की ओर ले जा रहा था। स्थानिक द्वार से निकलने की तैयारी में किसी के पास आने का आभास हुआ और उसने उसे अंदर खींच लिया। काहिरो यू अचानक जाग गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, अत्यधिक आश्चर्य में थे। जैसे ही वह अंतरिक्ष द्वार में खींचने वाला था, उसने चिल्लाया, सीएयू, तुम कहां हो? कैरो यू ने चिल्लाना बंद कर दिया जब उसने साफ देखा, लेकिन हकलाते हुए कहा कि सीएयू उसके सामने थी। वह शिएयू की छवि थी, अधोलोक की आग के पास ढाल के साथ खड़ी। उसके शरीर पर अजीब पैटर्न था। शिएयू ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने काओ यू की ओर देखा। वह अंतरिक्ष द्वार में खींचने वाला था। वह बस उसकी ओर हाथ बढ़ा सकता था, सोचते हुए कि यह क्यों हुआ। जैसे ही उसका आधा सिर बाहर था, कैरो यू ने फिर भी शियू को पुकारा। स्थानिक द्वार बंद हो गया। कैरो, तुम्हें जिंदा रहना है। कैमरा दूसरी जगह स्विच करता है। काहिरो अस्पताल के बिस्तर पर आराम कर रहा है। कोई बोलता है, क्या आप उसे नहीं बताएंगे कि यह कैरो के लिए गलत है? यांग जियांदी ने पूछा। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा चाहता हूं? डॉक्टर ने कहा।
झूका उत्तेजना सहन नहीं कर पाती और उसकी हालत बिगड़ गई है। हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। काहिरो बिस्तर पर लेटे हैं, उनींदी आंखों से देखते हैं। वह खुद से सोचता है। तुम उठकर पूछते हो कि क्या हुआ? मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। आसपास के लोग कैरोडू को जागते देखकर चौंक गए। यांग शिंगड़े ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं हुआ झुका, ये सब इसलिए है क्योंकि हमने कल रात बहुत पी थी। तुम खंभे से भी टकराए थे। काहिरो ने माथे पर बल डालते हुए कहा कि उसे नहीं पता क्यों। मुझे लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं नहीं कर सकता। यांग शिंगड़े ने जोर से कहा, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? पास खड़े मा फेई ने भी यही कहा। हाँ, बंसी सही है। कैओडो ने सिर पकड़ते हुए सोचा, कुछ गड़बड़ है। लगता है कुछ भूल गया हूं, कुछ खास। कैमरा महल की ओर मुड़ता है। सुनसान और शांत जगह में एक व्यक्ति खड़ा है। उसने कहा, मैंने तुम्हें दूसरा मौका दिया था, फिर भी तुम नाकाम रहे। घुटनों पर बैठा व्यक्ति हुआ जी है। उसने कहा, सर, इस बार यह गलती थी। वह लड़की अजीब है, उसमें सच में अंडरवर्ल्ड की आग है। हुआ जी ने कहा, मेरे स्वामी, कृपया मुझे एक और मौका दें। इस बार मैं जरूर सफल होऊंगा। व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, बस थोड़ा सिर हिलाता है। उसकी तीव्र दृष्टि दिखती है। केवड़ा का विशेषता पैनल शांत दिखता है। वह शारीरिक जानकारी और उपकरण के हर आइटम को पढ़ता है। काउडू ने सोचा, जैसा कि उम्मीद थी, मेरा स्तर अचानक कई स्तरों से बढ़ गया है। मेरी विशेषताएं भी काफी सुधर गई हैं। यहां तक कि ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट मून ब्लेड भी गोल्डन ड्रैगन क्रेसेंट मून ब्लेड बन गया है। उसी समय उसे एहसास होता है, लेकिन उसकी याददाश्त में एक समस्या है। महत्वपूर्ण चीजें और लोग उसे याद नहीं रहते। लॉन्ग कियांग ने दरवाजा खोला। अंदर आकर छोटे भाई क्यूडो का स्वागत किया। सुना है आप अस्पताल में थे? उन्होंने कहा। सीनियर ब्रदर लॉन्ग कियांग। मेज पर सेब रखा और पूछा, क्या हुआ? क्या आप बीमार हैं? काओ डू बोले, मैं ठीक हूं। सीनियर ब्रदर, आपको कुछ चाहिए? लॉन्ग कियांग ने पूछा, क्या आपने विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के बारे में सुना है जो दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में होता है? क्याओडू चौंक गए। क्या उन प्रतियोगिताओं में सीनियर छात्र भी हिस्सा लेते हैं? उन्होंने कहा, यह हर 4 साल में पूर्वी और पश्चिमी गठबंधनों द्वारा होती है। पूर्वी और पश्चिमी गठबंधन आज की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। युवा प्रतिभाओं के लिए क्षमता दिखाने का यह अच्छा मंच है। रैंकिंग से कई फायदे मिलते हैं। लॉन्ग कियांग ने कहा, पिछले साल के विजेता को इनाम में क्लास उपकरण मिला। और भी बहुत कुछ है। यह प्रतियोगिता 9 महीने में होगी। कियाओडो ने पूछा, लॉन्ग कियांग, वरिष्ठ भाई, क्या आप मुझे इस प्रतियोगिता में बुला रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं, मैं आपको मेरे साथ एक उदाहरण के लिए बुलाना चाहता था। लॉन्ग कियांग ने कहा, केवल वही लोग जो उदाहरण पास करते हैं चयन प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता के बारे में वह खड़ा हुआ और कहा, अगर जूनियर भाई कियाओडू घायल हैं तो मैं मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप भाग लेना चाहें तो मुझसे संपर्क करें। कैदू ने लॉन्ग कियांग को जाते देखा। उसने बस विदाई के शब्द कहे, अब मैं जा रहा हूं। उसने सोचा कि वह बस एक साधारण कॉलेज छात्र है। लॉन्ग कियांग सच में उसे बुलाना चाहता था। लगता है वह मुझे धोखा देना चाहता है। अचानक 2 लोग दरवाजे से चिल्लाते हुए अंदर आए। झुका क्यों दो? उन्हें घायल देखकर वह उलझन में पड़ गया। ये 2 यांग शियांग दुश्मन क्यों हैं? उसने समझाया, झुका, ये माफी है। कैडू चौंक गया। हे भगवान, क्या हुआ? माफी इस हालत में कैसे पहुंचा? यांगशियांग दुश्मन ने कहा, झूका, मैं सच बताता हूं, मैंने खंभे को नहीं मारा। असल में मैं एक क्षण में अंदर आ गया। लेकिन कोई नहीं जानता कि उसने उस क्षण में क्या अनुभव किया। जब हमने उसे पाया, वह सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। यह सुनते ही कैडो तुरंत उछल पड़ा। उस घटना का नाम पूछने पर यांगशियांग दुश्मन ने कहा, विमिंग जी। कैडो ने सोचा, सच में विमिंग जी, मुझे इस घटना की याद नहीं है। यांगशियांग दुश्मन ने जल्दी से बताया। बाद में मा फेई और मैं मामले की जांच कर यह समझना चाहते थे कि सच में क्या हुआ था। पता चला कि एक गिल्ड थी, हंटर गिल्ड, जो इस घटना की भी जांच कर रही थी। उसने बताया कि गिल्ड के लोग खुद को घटना शिकारी कहते थे। वे इस घटना से दूसरों को मार्गदर्शन कर जीविका कमाते थे। उन्होंने कहा कि उनके एक सदस्य वांग डाफू भी विमिंगजी घटना में गायब हुआ। यांगशियांग दुश्मन ने कहा कि गिल्ड का नेता बहुत घमंडी था और वह स्कूल के प्रतिनिधि से वाइमिंगजी घटना की जांच के लिए कहना चाहता था। माफी ने तुरंत कहा, मैं हमेशा ऐसा करता हूं, सफाई क्यों दूं? उसने गहरी सांस ली। माफी बहुत आक्रामक था। इसके बाद गिल्ड के 10 से ज्यादा लोगों ने हमें पीटा। माफी की हालत सबसे खराब थी। घायल, उसका पूरा शरीर चोटिल था। कैडो ने जल्दी से शर्ट के बटन खोले और कहा, तो ऐसा है, चलो उस गिल्ड को खोजें। उसने सोचा, मेरी वजह से उन्हें मारा गया, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। यांगशियांग दुश्मन ने उसे रोका। काइया नहीं, मुझे लगता है कि उस गिल्ड में 100 से ज्यादा लोग हैं और वो उच्च स्तर का गिल्ड है। वहां उच्च स्तर के खिलाड़ी होंगे। हम उन्हें नहीं हरा सकते, काइडो ने कहा।
मुझे नहीं लगता कि उनके हंटर गिल्ड में सब उच्च स्तर के खिलाड़ी हैं। हम उच्च स्तर के खिलाड़ियों को नहीं हरा सकते, पर शुरुआती और मध्यवर्ती को हरा सकते हैं। मा फेई सहमत हैं। हाँ, मा फेई ने ऐसा अन्याय नहीं सहा है। इस समय कैडो ने आगे बढ़कर चिल्लाया, चलो। दृश्य हंटर गिल्ड की ओर बदलता है। बाहर कई गार्ड थे। उन्होंने कहा, महाराज, उन बदमाशों ने सच में आपको नाराज किया। हमें नहीं पता कि आसमान कितना ऊंचा है या धरती कितनी मोटी। अगर आप सवाल पूछें तो यह हमारा सम्मान है। उन्होंने सच में घमंड किया। वे दो तुच्छ झींगे क्या हैं? फिर युवा स्वामी बोले, ठीक है, उन 12 लोगों का कोई जिक्र नहीं है। सबसे जरूरी है कि जल्द से जल्द वांग डाफू को ढूंढना। वह पहले ही जल्दी चला गया है। चाहे जीवित हो या मृत, हमें उसे ढूंढना होगा। उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि हमारी हंटर गिल्ड के अधीनस्थ को छूने की हिम्मत कौन करता है। हमारे लोगों के अधीन? उन्होंने कहा, कोई समस्या नहीं महाराज, हम वांग दाफू का सुराग जरूर ढूंढ लेंगे। वांग दाफू, भले ही हमें जमीन में 3 फीट तक खुदाई करनी पड़े। उस व्यक्ति ने फिर से पूछा, आप महाराज, क्या आपको हमारी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? उन्होंने पलटकर कहा, क्या आपको लगता है कि कोई हिम्मत करेगा हुआंग शियाओ से निपटने की? मुझसे? बाकी ने भी सहमति जताई। हुआंग शियाओ सही है, हम बस अधिक चिंतित थे। सभी एआई उन 2 मूर्खों जैसे नहीं होते। उन्होंने कहा, चलो वांग डाफिस के ठिकाने की जांच करें। कई अधीनस्थ गए थे। तभी हुआंग शाओ ने देखा कि 3 लोग उसकी ओर बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर उसने घमंड से कहा, मैंने किससे मुलाकात की है? तो यह वही मूर्ख है। हमने उसे अच्छी तरह पीटा। हुआंग शाओ मुस्कुराया और कहा, तुम उसे वापस भी लाए। मैं कहता हूं, बदला लेने से पहले हमारे हंटर्स एसोसिएशन की प्रतिष्ठा के बारे में पूछ लो। पहले हमारा शिकार करो। क्या यूं बोले, माफी मांग लो तो मैं थोड़ा नरम हो जाऊंगा। वांग शाओ जोर से हंसे, पेट पकड़कर, माफी मांगो। लड़के, तुम मजाक कर रहे हो क्या? मुझसे पिटना तुम्हारे लिए सम्मान है। तुम अज्ञानी और कृतज्ञ हो। तुम अब भी चाहते हो कि मैं माफी मांगू? उसने इशारा करके कहा, अगर मैंने तुम्हें पीटा है तो चुपचाप सह लो। इसे ईमानदारी से आनंद लो, क्योंकि शिकारी संघ के अध्यक्ष हैं, मेरे पिता हैं, इसलिए मेरा शब्द ही कानून है। क्यूयू ने शांति से इशारा किया और कहा, मा फेई, यह असली दिखावा है। तुम्हारी दिखावा कला में सुधार चाहिए। मा फेई ने तिरस्कार से कहा, क्या इसे दिखावा कहते हो? यह जानबूझकर किया है। यह मेरे जैसा सहज नहीं है। हुआंग यिंग ने गुस्से में कहा, तुम मेरी हंसी उड़ाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? आप बहुत साहसी हैं। क्या यूं जल्दी से उसके पास गया और कहा, मैं मजाक कर रहा हूं, अब मेरे पास आपको पीटने का कोई और तरीका नहीं है। उसने उसे गिरा दिया और कहा, तुम्हें हराना यांग ढाई को हराने जैसा आसान है। दूर फेंके जाने पर हुआंग यिंग चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? तुम सच में राष्ट्रपति पर हमला करने की हिम्मत रखते हो? यांग डेफाई ने शांतिपूर्वक उसकी ओर देखा और मा फेई से कहा, देखो वह मूर्ख वहां दिखावा कर रहा है। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? यह सुनकर हुआंग यिंग गुस्से से भर गया और क्रोधित हो उठा। उसने कहा, क्या तुम मौत को बुला रहे हो? उसने गाली देना नहीं छोड़ा, बल्कि कुछ करने के लिए पीछे हटा। तभी हुआंग यिंग ने बड़ा हथौड़ा निकाला। वह ऊंचाई में कूदा और हथौड़ा घुमाया, चिल्लाया, तुम मरोगे। क्याओ यू ने जल्दी से भाले से रोक लिया। कियो यू ने हथौड़ा रोक दिया। क्या आपको लगता है कि यह घमंडी युवा स्वामी कमजोर है? कायरो यू की रक्षा से हुआंग यिंग दूर हो गया। हुआंग यिंग का संतुलन बिगड़ा और वह पीछे उड़ गए। उन्होंने सिर उठाकर कायरो यू को देखा। उनके दांत भींच गए थे। क्या यह आदमी नया है? वह इतना ताकतवर क्यों है? उसने तुरंत येलो स्प्रिंग का कीचड़ इस्तेमाल किया। उसके शरीर और हाथ में हथौड़ा लाल ऊर्जा से घिरा था। पैरों के नीचे की जमीन धीरे धीरे उठने लगी जैसे लहरें। क्यूओयू ने हथियार से ऊपर से वार किया। एक तलवार ने हवा चीर दी। हमला हुआंग यिंग की ओर था। हुआंग यिंग ने अपनी छाती पर नया घाव देखा। 2 लंबे कट्टे घाव थे जिनसे खून बह रहा था। उसने धीरे से छुआ। उसकी आंखें धुंधली हो गईं। फिर हुआंग यिंग ने अपनी आंखों की ओर हाथ बढ़ाया। खून से सना हाथ देखा। चाहे हाथ पर घाव हो या सीने पर खून, वह जोर से हंसा। क्या आपको पता है जब चुआंग जी सरसठी हाट पर आया? एक खिलाड़ी के हमले से चुआंग घायल हो गया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसके हाथ धीरे धीरे मुट्ठी में बदल गए। फिर उसने चेहरा हाथों से ढका और आसमान देखा। वह हंसते हुए बोला, बाहर निकलते ही मैंने लोगों को उसे पकड़ने भेजा। फिर मैंने उन्हें उसका मांस काटकर भूनने के लिए कहा और फिर उसे ताजा भुना मांस खाने को मजबूर किया। वह व्यक्ति पागल हो गया। तब से किसी ने मेरे शाही ईगल को नुकसान देने की हिम्मत नहीं की। आप सच में प्रभावशाली हैं। फिर उसने सिर झुका लिया। उसने कंघी किए बालों को सहलाया। थम। उसकी आंखें डरावनी हो गईं। मुझे तुम्हारी देखभाल करनी होगी, क्यूयू ने धमकाने से पहले याद दिलाया। चुआंग जी कमजोर था। आपको सोचना चाहिए कि कैसे भागे। शाही ईगल और भी उन्मत्त दिख रहा था। उसने हथौड़ा लहराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप 3 लोग मुझे रोक सकते हैं? यह शुद्ध कल्पना है। फिर उसने रक्त अराजकता तालाब को मुक्त कर दिया। काहिरो यू भी पीछे नहीं रहे। वह हथियार लहराते हुए उछला। चलो देखें तुम्हारा तालाब कैसा है। उसने ऊपर से हमला किया, सीधे इंपीरियल ईगल पर प्रहार किया। शाही ईगल ने सिर के ऊपर हथौड़ा उठाकर वार रोका,
लेकिन हमला इतना शक्तिशाली था कि शाही ईगल के नीचे की जमीन टूट गई। वे धमकी भरी उड़ान भरे,